हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अपने PW ओनली गाइस के इस प्लेटफॉर्म पे। जहाँ इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी के सीरीज़ में, और हमारा जो अभी आपके साथ सरोकार है, जो मेरा कनेक्शन आपके साथ है यहाँ एनसीईआरटी के सीरीज़ में, वो है मेडिवल हिस्ट्री को लेकर। मेडिवल हिस्ट्री के 8 चैप्टर्स को हमने सक्सेसफुली कर लिया है। आज हम लोग जो बात करने वाले 9th चैप्टर के ऊपर हम लोग का डिस्कशन होने वाला है। 9वें अध्याय के ऊपर 9th चैप्टर के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये चैप्टर भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसको हम लोग पॉपुलरली PYQs कहते हैं, तो आप देखेंगे क्या कि जो विजयनगर और बहमनी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ही नहीं, यूपीएससी के अलावा भी अगर किसी स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन में भी अगर आप अपियर हो रहे होते हैं तो ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जो चैप्टर 9th है अपनी वाली ओल्ड एनसीईआरटी का, उसका सरोकार अगर हम देखें तो आज उसका सरोकार जो है वो आपका विजयनगर और बहमनी एम्पायर के साथ है। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे क्या कि यूरोपियंस का आना भी इंडिया में शुरू हो गया, पोर्तुगीज़ का अराइवल इंडिया में हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि डायनामिक्स में कुछ शिफ्ट भी होता हुआ नजर आता है। तो इन सभी के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके यहाँ पर बोर्ड पर देख भी पा रहे होंगे, संकल्प बैच आपका शुरू हो चुका है, प्रारंभ यूपीएससी बैच भी आपके पास है और यूपीएससी प्रारंभ बैच भी है। और ये जो चैप्टर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यह जो है समग्र बुक सीरीज के अंतर्गत में जो है हम लोग सतीश चंद्र सर वाली मेडिवल हिस्ट्री एनसीईआरटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर 9th है, जिसका टाइटल है हमारे पास द एज ऑफ विजयनगर एंड द बहमनीज एंड द कमिंग ऑफ द पोर्तुगीज। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 3 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने, 3 टॉपिक हमें पढ़ना है। विजयनगर एम्पायर के बारे में, बहमनीज के बारे में, एंड द एडवेंट ऑफ या अराइवल ऑफ वी कैन से जो पोर्तुगीज हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें डिस्कशन करना होगा। आप लोगों की खातिर कुछ इन्फॉर्मेशन और भी हैं, इसको भी थोड़ा आप देख लें। ये है उड़ान प्लिम्स वाला स्टैटिक पोर्शन है आपके पास। इन सभी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये स्कैन करके आप कर सकते हैं, और ये जो कंटेंट है आपके पास वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल आपके पास है। इसके अलावा अभी उड़ान फिल्म्स वाला स्टैटिक जो है स्टैटिक है उसके भी आपके रिवीजन क्लासेस आपके भी करवाई जाएंगी। जो रिवीजन मॉड्यूल सीरीज है फॉर फिल्म्स 2024 के लिए, आप इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड द फ्री PDF फ्रॉम ऑफ आवर वेबसाइट्स एंड वेबसाइट्स आर नेम इज हियर। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं एज ऑफ विजयनगर एंड बहमनीज एंड द कमिंग ऑफ द पोर्तुगीज। आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं, जैसे कि मैं जनरली आपके साथ करता रहा हूं। देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हमें क्या करना है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए दरअसल क्या है कि अगर इंडिया के बारे में हम लोग बात करें तो इंडिया का जो सिचुएशन और सिनेरियो है वो क्या है। ये अगर हम लोग बात करें, टेक इट दिस वे, तो ये हमारे पास नॉर्थ इंडिया है। हमारे पास नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया हम लोग बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया हमारे पास है। दिस पार्ट इज योर दक्कन, अगर हम लोग बात करें तो ये दक्कन का है। एंड जो है हमारे पास यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास साउथ इंडिया आ जाता है, साउथ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखें। ये ब्रॉडली हम कहें तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी हम लोग देख सकते हैं। अब ये देखिए जो टाइम पीरियड हमारे पास है वो है हमारे पास 14th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी तक का है। यानी कि लगभग अगर हम लोग बात करें तो हम जो अभी बात करने वाले हैं लगभग 200 साल के पीरियड के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और जो टाइम पीरियड हमारे पास है वो 1350 से लेकर 1565 तक का समय है, जो कि आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इस गिवन टाइम पीरियड में यानी कि 1350 के अराउंड से अगर हम बात, थोड़ा सा पहले भी हम लोग चलेंगे, क्योंकि विजयनगर एम्पायर के बारे में अगर डिस्कशन करना है तो आपको ये मालूम है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट 1336 में 1336 ईस्वी में होता है। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले भी, यानी कि एक रफली एक टाइम पीरियड हमने जो भी लिया है यहाँ पर में वो लिया है 1350 से लेकर 1565 तक का, यानी कि नियरली अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 200 ईयर्स का टाइम पीरियड हमारे पास है। इस 200 साल के समय को अभी हम समझने की कोशिश अगर करते हैं अगर हमें, तो हम देखते क्या है कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें कि जो टाइम पीरियड आपके पास है 1350 टू 1565 तक का, ये जो पूरा का पूरा आपके पास टाइम पीरियड है 1565 तक का जो समय हमने लिया है, ये टाइम पीरियड हमारे पास है, ये पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का है, डिसइंटीग्रेशन का है। यहाँ पर हम देखेंगे डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन दिखाई देता है नॉर्थ इंडिया। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे कि 2 फॉर्मिडेबल पावर्स हमारे पास आते हैं। एक होता है हमारे पास कौन, विजयनगर, और दूसरा हमारे पास होता है बहमनी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर क्या है, 2 स्ट्रॉन्ग पावर का इमरजेंस होता है, दैट इज कॉल्ड बहमनी, और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड विजयनगर होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें दक्कन या साउथ इंडिया में अगर हम लोग बात करें दक्कन एंड साउथ इंडिया में, तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर जो है कुछ तरीके की स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया गया किसके द्वारा, इन 2 डायनेस्टीज के द्वारा। लार्जली अगर हम लोग बात करें तो विजयनगर एम्पायर के द्वारा। इसका जो टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो लगभग हमारे पास है
1336 से लेकर 1565 तक का। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो है 1336 टू 1565 तक अगर हम देखें तो यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये टाइम पीरियड है विजयनगर का। इस समय कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया में, दक्कन में हम देखेंगे क्या कि स्टेबिलिटी रही है, पॉलिटिकल जो डिसइंटीग्रेशन जो हमें देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में वैसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यानी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर इस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको दिखाई देंगे। एक तरफ नॉर्थ इंडिया में जहां पर पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, डिक्लाइन इन डिसइंटीग्रेशन दिखाई देगा, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स दिखाई देंगे। दूसरी तरफ हम देखते क्या है कि इसी टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड में जो हमारे पास यहाँ पे है 1352 1565 का ये जो टाइम पीरियड है, इस पीरियड में हम देखते हैं कि साउथ इंडिया जो हमारे पास है वहां पर हम देखेंगे कंसोलिडेशन है, स्टेबिलिटी है हमारे पास देखने को मिला। और इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो किसके पास जाती है? वो बहमनी और विजयनगर एम्पायर के पास जाती है। यहीं पर एक और बात आती है, ये तो बात हो गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अभी क्या है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। दरअसल होता क्या है कि इस समय अगर हम लोग देखें तो हम देखेंगे कि ये वो कोस्ट है जहां से अभी हम देखेंगे यूरोपियंस इंडिया में आने शुरू हो रहे हैं। यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका होते हुए, अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका होते हुए, ये मडागास्कर है, अफ्रीका होते हुए इस तरफ से होते हुए ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है ना। 1498 में हम देखेंगे तो पोर्तुगीज का अराइवल इंडिया में हो जा रहा है। पोर्तुगीज का अराइवल, पोर्तुगीज जो है उनका अराइवल इंडिया में 1498 में हो रहा है। यानी कि लगभग हम लोग बात करें तो यही टाइम पीरियड है जिस समय हम देखेंगे ये टाइम पीरियड लगभग समाप्त होने को है। उसी के करीब हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट के रूप में पोर्तुगीज यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डायनामिक्स है हम देखेंगे उसका शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि अभी तक जो है इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो में अगर हम लोग देखें तो इंडियंस ही डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। पोर्तुगीज का अराइवल हो रहा है, पोर्तुगीज आ रहे हैं और ये क्या करेंगे, यहाँ के पॉलिटिक्स को ही नहीं बल्कि यहाँ की सोसाइटी और कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। सो एक पूरा एक डायनामिक शिफ्ट देखने को हमें मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि लगभग यही टाइम पीरियड होगा हमारे पास जब ये पीरियड यहाँ पर समाप्त होने को आ रहा होता है तो नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे एक न्यू पॉलिटिकल एलिमेंट के रूप में मुगल्स का राइज हो रहा है, मुगल्स का राइज होता है, ठीक है ना। यानी कि दूसरी तरफ हम देखते क्या है कि यहां पर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, तो हम देखेंगे क्या कि यहीं पर 1526 में मुगल्स भी आने शुरू हो जा रहे हैं। मुगल्स में 1526 यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद नॉर्थ इंडिया में देखेंगे मुगल्स का भी अराइवल होना शुरू हो जाता है। तो मोर और लेस ये जो 200 साल के अंदर जो कहानी हुई है उसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। इस 200 साल में हमने आपसे बताया कि नॉर्थ इंडिया है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिटिकल डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। कई छोटे छोटे स्टेट्स नजर आएंगे, यहाँ पर जो है पॉलिटिकल क्लासेस आपको देखने को, फ्रिक्वेंट पॉलिटिकल क्लासेस देखने को मिलेंगे। लेकिन इन रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इंडिया अगर हम साउथ इंडिया में देखने और समझने की कोशिश करें तो ये जो टाइम पीरियड हमारे पास होगा, जो गिवन टाइम पीरियड है, यहाँ अगर हम देखें तो चीज़ें कंसोलिडेट हो रही हैं, यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है और ये जो है सम लीड किया जा रहा है विजयनगर और बहमनी एम्पायर के द्वारा, ठीक है। लेकिन जब ये टाइम पीरियड जब खत्म होने को आ रहा है तो देखें एक डायनामिक शिफ्ट हो रहा है और ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि साउथ इंडिया में हम देखेंगे 1498 में यानी कि एंड ऑफ 15th सेंचुरी में हम देखते क्या है कि यहाँ पर हमें पोर्तुगीज आने शुरू हो जाते हैं। दूसरे देखेंगे कि जो है अर्ली डिकेड्स में हम देखते क्या है कि नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर मुगल्स आएंगे और मुगल्स के अंदर फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल कंसोलिडेशन होना शुरू होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इन्हीं सारी बातों को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए साहब, ये बातें हो गई। तो इंट्रोडक्शन विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर, फिर महमूद गवाह। जो महमूद गवाह है ना, इसका सरोकार अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसी टाइम पीरियड में महमूद गवाह का जो है सरोकार है बहमनी एम्पायर के साथ। इस बहमनी एम्पायर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि महमूद गवाह इज अ बिग नेम इन साउथ इंडिया। हम लोग देखेंगे बहमनी एम्पायर के साथ जुड़ा हुआ नाम है। एंड देन हम देखेंगे क्लाइमेक्स ऑफ विजयनगर एम्पायर के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन इसके बाद हम लोग बात करें एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज के बारे में। एंड देन पोर्तुगीज इंपैक्ट ऑन इंडियन ट्रेड, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ये सारा का सारा हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि मैंने आपसे बताया कि पोर्तुगीज के आने के बाद देयर वाज अ डायनामिक शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे, सोसाइटी में भी देखेंगे और ट्रेड में भी हमें देखने को मिलेगा, दैट इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आइए हम लोग बात कर रहे थे, देखिए ये सारी बातें हमारी हो चुकी है कि अभी नॉर्थ इंडिया का सिचुएशन क्या था, साउथ इंडिया में सिचुएशन था और लगभग ये जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास लगभग 200 साल तक ऐसा ही बना रहेगा। साउथ इंडिया में लगभग यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जबकि नॉर्थ इंडिया में देखेंगे डिसइंटीग्रेशन दिखाई देता है, जबकि साउथ इंडिया एंड दक्कन में हम देखेंगे क्या है कि एक लंबे समय तक यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को
दिखाई देती है, ठीक है। शिफ्ट इन जो है डायनामिक्स के बारे में हमने आपसे बात कर ही लिया कि पोर्तुगीज के आने के बाद से हम देखें एक न्यू एरा की शुरुआत होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसी टाइम पीरियड में लगभग कुछ समय के बाद मुगल्स भी नॉर्थ इंडिया में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन एंड सिनेरियो है वो भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट विजयनगर एम्पायर के बारे में हम लोग बात करते हैं, विजयनगर किंगडम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, आपको शायद ध्यान होगा या आपको याद भी होगा शायद, आई बिलीव दैट यू मस्ट बी रिकॉलिंग द फैक्ट कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एमबीटी, दैट इज कॉल्ड मोहम्मद बिन तुगलक, हम देखेंगे क्या कि जो सल्तनत है दिल्ली सल्तनत, वो अपने क्लाइमेक्स पे भी जाता है और फिर डिसइंटीग्रेट करना भी उसी के समय में शुरू होता है। लेटर पार्ट ऑफ जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनका जो टाइम पीरियड है, उस समय देखेंगे क्या कि जो दिल्ली सल्तनत है वो डिक्लाइन करना शुरू करेगा। जब डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेगा, अब देखते हैं कि उसी के समय में दो राज्य जो इंपॉर्टेंट, जहां इस चैप्टर जिसका सरोकार है वो है विजयनगर और बहमनी, इनका राइज होना शुरू हो जाता है। तो विजयनगर के बारे में हम लोग बात करें तो दो ब्रदर हैं जिनका नाम है हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, अपने फादर के नाम पर में संगम, उनके फादर का नाम है संगम, उन्होंने जो है संगम डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, जो विजयनगर की पहली डायनेस्टी कही जाती है, ठीक है ना। दरअसल क्या है कि इन सक्सेशन अगर हम बात करें तो संगम के बाद सुलभ डायनेस्टी है, फिर हम देखते हैं वहां पर तुलुक डायनेस्टी है, फिर अरिवाडू डायनेस्टी है। सो इन सीक्वेंस संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, फिर हम देखते हैं अरिवाडू डायनेस्टी एंड तुलुवा डायनेस्टी एंड देन अरिवाडू डायनेस्टी हमें देखने को मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना है वो है संगम डायनेस्टी के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है हमारे पास तुलुवा डायनेस्टी, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास है जिसका नाम है कृष्ण देव राया। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो इन दोनों भाइयों ने, जो हरिहर और बुक्का ने, इन्होंने क्या किया, संगम डायनेस्टी के साथ ही विजयनगर को, एम्पायर को एस्टैब्लिश किया 1336 के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करिए हरिहर और बुक्का के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। दरअसल क्या है कि हम देखें, अगर हम लोग बात करें तो जो ये हमारे पास है हरिहर और बुक्का, ये पहले एक तरीके से काकतिया जो है एक छोटा सा स्टेट है, ठीक है ना, लेकिन इसका टाइम पीरियड हमेशा चेंज भी होता रहा है। अगर हम लोग बात करें तो कुछ समय इसका एम्पायर बढ़ा भी है, ठीक, कई बार ये छोटा भी रहा है। तो काकतियाज के ये सामंत हुआ करते, दे वर द फ्यूडिटरीज और यू कैन से द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ काकतियाज, ठीक है ना। तो काकतियाज के ये फ्यूडिटरीज हैं, ठीक है ना। और बाद में हम देखेंगे क्या कि इसी समय एक बहुत छोटा सा स्टेट है जिसका नाम है कामपिली, ठीक है। अगर आप इंडिया के मैप पे देखने की कोशिश करेंगे, लेट मी चेक आउट देयर इज एनी मैप और नॉट, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर में ये जो रीजन है ये हमारे पास कामपिल्ले का रीजन है, सॉरी ये काकतियाज का रीजन है, और यहीं पर एक छोटा सा स्टेट होता है जिसका नाम है, ये यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट जिसका नाम है कामपिली, ठीक है ना। तो कामपिली में ये दोनों भाई जो है वो मिनिस्टर्स की कैपेसिटी में वहां पे जाते हैं, ठीक है ना। सो इनिशियली दे वर इनटू द सर्विस ऑफ काकतियाज एज फ्यूडिटरीज, ठीक है ना। एंड बाद में हम देखते क्या है कि इन्होंने क्या किया, अपना कैरियर चेंज किया, काकतिया से ये कामपिली में आ गए, जो बहुत छोटा सा स्टेट था, यहाँ पे वो मिनिस्टर की कैपेसिटी में आ रहे थे। आपको मैंने बताया कि इस समय होता क्या है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, आप जानते हैं ही वाज एन एक्सपेंशनिस्ट। हम लोग बात करें तो एक्सपेंशनिस्ट क्या है, वो हमारे पास एक सुल्तान है, ठीक है, और उसने अपना एक्सपेंशन किया, ठीक है, और उसका एक्सपेंशन साउथ इंडिया में भी हो रहा था। जब इसका एक्सपेडिशन साउथ इंडिया में हो रहा था तो कामपिली में ये दोनों ब्रदर मिनिस्टर्स की कैपेसिटी में थे। कामपिली के ऊपर अटैक किया गया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर हम लोग बात करें, ये अगर एक मैप है इंडिया का, तो यहाँ अगर कामपिली है तो यहाँ पर तक दिल्ली सल्तनत हमारे पास है, दिल्ली सल्तनत आया हुआ है। और जब इसका अटैक होता है कामपिली के ऊपर में, तो ये जो दोनों ब्रदर्स हैं हरिहर और बुक्का, इनको पकड़कर दिल्ली ले जाया गया, दैट इज कॉल्ड दिल्ली ले जाया गया, ठीक है ना। इनको हॉस्टेज बना लिया गया और दिल्ली लेके चला गया। दिल्ली में कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि यहां जाने के बाद इनका सबसे पहले धर्मांतरण हो गया, ठीक है ना, यानी कि इनको कन्वर्ट कर दिया गया। इन्होंने दे स्टार्टेड प्रोफेसिंग इस्लाम, और इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, इस्लाम इनका धर्म बन गया, ठीक है। इस्लाम को स्वीकार करने के बाद दे बिकम द कॉन्फिडेंस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। और इस समय हम बात करें तो दक्कन में और साउथ इंडिया में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कई जो है सो क्लैशेस हो रहे थे, पॉलिटिकल क्लैशेस हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो उनको सप्रेस करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इन दोनों ब्रदर्स को साउथ इंडिया में भेजा, ठीक है। जब ये साउथ इंडिया में आते हैं, हरिहर और बुक्का जब ये साउथ इंडिया में आएंगे तो इनके एक गुरु हैं जिनका नाम है विद्यारण्य, ठीक है ना। अंडर हिज इन्फ्लुएंस, उनके प्रभाव में आकर के इन दोनों भाइयों ने, बोथ द ब्रदर्स, इन्होंने क्या किया, इस्लाम को छोड़ा और वापस से दे केम टू द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म, और वापस क्या कि दे केम बैक इनटू द फोल्ड ऑफ, रे एंटर इनटू द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म, इनका हिंदू धर्म में आ गया। और फिर उनके ही जो है इंसिस्टेंस के ऊपर, उनके गाइडेंस में और उनके एड से, विद्यारण्य के एड से,
इन दोनों ब्रदर्स ने क्या किया, विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया। तो ये कहानी कुछ इस तरीके की है कि हरिहर और बुक्का जो दो भाई हैं, एक्चुअली ये दो भाई ही केवल नहीं है, दरअसल ये कुल मिलाकर के 5 भाई हैं। दे आर द 5 ब्रदर्स, ठीक है ना, जिनमें से 2 भाइयों के नाम है हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का। दे वर द 5 ब्रदर्स, ठीक है, जिनमें से 2 भाई हैं हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने लीड लिया, इनिशिएटिव लिया और संगम डायनेस्टी जो कि उनके फादर का नाम था, उसके नाम के ऊपर में इन्होंने विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया विद द एक्टिव और प्रोएक्टिव सपोर्ट ऑफ हिज गुरु, देयर गुरु, नॉट हिज गुरु, देयर गुरु। वो कौन है, विद्यारण्य जी, ठीक है। तो ये कहानी हम लोग समझ पा रहे हैं। तो ये सारी बातें हमने आपके से कर ली यहाँ पे। और 1336 में जो है सो हरिहर जो है सो विजयनगर एम्पायर का पहला शासक बनता है। तो हम देखेंगे यहां पर आ गया। अब हम जब आते हैं हरिहर यानी कि विजयनगर एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट अगर हो गया, अगर हम लोग बात करें कि अगर ये विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश अगर हो जा रहा है तो अगल बगल कई स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस समय अगर हम बात करें तो कई स्टेट्स हमें देखने को मिल रहा है। यहां हम देखेंगे कि तो जस्ट लेट मी हैव माय वाटर फर्स्ट, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि यहां पर क्या है कि इनके पास जो हरिहर का कॉर्नेशन हुआ तो इनके क्या होंगे, कुछ नेबरहुड में कुछ स्टेट्स भी होंगे जो इनके साथ एनवी करेंगे और पॉलिटिकल क्लासेस होंगे। इनमें से एक जो है हमारे पास वो है होयसलास, ठीक है ना। इनिशियल चैलेंज अगेंस्ट होयसलास रूलर, ठीक है ना। जो होयसलास हैं वो आज के कर्नाटका में छोटा सा पार्ट मैसूर के अराउंड हुआ करता था, होयसलास थे, ठीक है ना। और उसके अलावा हम देखेंगे कि जो मदुरई है, मदुरई जो कि साउथ में होता था, वहां भी इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता था। मदुरई जो है इस समय हम देखेंगे इट वॉज अंडर अ मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट था, और होयसला वाज अ हिंदू स्टेट, ठीक है, हिंदू स्टेट। और इन बिटवीन देयर वाज विजयनगर, विजयनगर, आर यू गेटिंग मी, ठीक है, विजयनगर, दिस वाज द सिचुएशन। सो अगर मैं बात करूं इस मैप के ऊपर, इफ दिस इज विजयनगर तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड होयसलास और दिस इज योर मदुरई, ठीक है। इतनी बातें समझ पा रहे हैं, ये सिंपल, दिस इज योर होयसलास, दिस इज योर विजयनगर एंड दिस इज योर मदुरई। सो दिस इज द सिचुएशन जो इंडिया के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके नेबरहुड में जो होयसलास है इनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा और मदुरई का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। कहानी बहुत ब्रीफ में आपको मैं बता दूं, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं होता क्या है कि इस तरफ विजयनगर का तो अभी जस्ट एस्टैब्लिशमेंट ही हुआ है, तो शुरुआती दौर में होयसलास और जो ये मदुरई है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। होयसलास ने क्या किया, मदुरई के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया और मदुरई को डिफीट कर दिया, ठीक है, डिफीट कर दिया, ठीक है। लेकिन होयसलास ने मदुरई का जो है सो एनेक्सेशन नहीं किया, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, इस डिफीट से जो मदुरई की डिफीट हुई इसकी वजह से विजयनगर को एम्पायर को जो है सो क्या मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया कि मदुरई में अपना एक्सपेंशन कर पाए, ठीक है ना। सो उन्होंने क्या किया, इस डिफीट के बाद जो कमजोर हो गया था मदुरई, इसका उन्होंने एनेक्सेशन करना शुरू किया। और बाद में हम देखेंगे कि फिर होयसलास के जो टेरिटरी है वहां भी विजयनगर एम्पायर का एक्सपेंशन इन कोर्स ऑफ टाइम हो देखने को मिलेगा। सो डिफरेंट मदुरई सुल्तान एंड अब्सॉर्ब द होयसला किंगडम बाय 1346। फैमिली एंड रिलेशंस एडमिनिस्ट्रेट कंकर्ड एरियाज क्रिएटिंग अ कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ। यहां पर आपको लिखा है कि इनिशियली अब्सॉर्ब्ड, ठीक है, कर दिया, इनिशियली इट वाज, लेकिन बाद में क्या होता है कि विजयनगर एम्पायर जो है मदुरई को जो है सो अपने में मिला लेता है, ठीक है, बिकॉज दे वर द वीक्स। और होयसलास के लिए पॉसिबल नहीं था कि इसके ऊपर परमानेंट वो कंट्रोल बना करके रख सकें, ठीक है। तो ये कहानी हमारे पास हो गई। अब होता क्या है कि ये जो फैमिली एंड रिलेशंस है एडमिनिस्ट्रेट कंकर्ड एरियाज क्रिएटिंग अ कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब हुआ क्या कि अभी हमने देखा कि जब विजयनगर एम्पायर का इन रीजन में एक्सपेंशन होना शुरू हो गया तो एक कोऑपरेटिव सिस्टम की तरफ, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि आपस के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मिलकर के इनके जो उनकी कंकर्ड टेरिटरी हैं या जो अनेक्स टेरिटरी है वहां पर वो क्या करेंगे, मिलकर के रूल करना शुरू करेंगे। और जनरली दे यूज्ड टू बी द फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना। तो फैमिली एंड रिलेटिव्स जो है वो क्या करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे कंकर्ड एरियाज को और एक तरीके का कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ क्रिएट हो जाता है इन पॉलिटिकल सिचुएशन में, ठीक है ना। बुक्का के देखेंगे हरिहर के बाद हम देखते क्या है कि यहां पर हरिहर के बाद बुक्का जो है सो वो गद्दी पे आता है, ठीक है ना। सो बुक्का सक्सीडेड हरिहर इन 1356, ठीक है ना। और ये जो है 1377 लगभग आप देखें तो 20 से 21 साल तक ये गद्दी पर बना रहा, कौन, जिसका नाम है बुक्का, ठीक है। इतनी बातें समझ पा रहे हैं। अब विजयनगर एक्सपेंशन एंड सदर्न राइवल्स, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ आपने देखा कि मदुरई है, ठीक है, यहीं पर आपके पास होयसलास था और ये हमारे पास है विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना। अब हमने देखा, जैसा हमने आपसे भी बताया ही है, आपको मैंने बता दिया कि इसके नेबरहुड में होयसलास है जो कि एक हिंदू स्टेट हुआ करता था, मदुरई है जो कि एक मुस्लिम स्टेट हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में क्या होगी, राइवलरी होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि विजयनगर के नॉर्थ में भी पॉलिटिकल राइवलरीज होंगी विजयनगर के साथ और साउथ में भी आपके पास होंगी, क्योंकि नॉर्थ में कौन है, होयसलास है, साउथ में कौन है, तो वो है हमारे पास कौन, मदुरई है, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि विजयनगर मदुरई जो होता है उनके बीच में स्ट्रगल होगा, ठीक है ना, जो लगभग
4 दशकों तक चलेगा, 4 डिकेड्स तक चलेगा। और फाइनली जो है मदुरई का डिफीट होता है 1377 में। हम देखेंगे कि ये जो है सो क्या किसके समय में, तो आप देखेंगे क्या कि ये जो है किसके समय, दैट इज कॉल्ड बुक्का का टाइम पीरियड, जिसमें कि इसको मिला लिया गया। यहां भी एक छोटी सी कहानी है, हालांकि यहां पर नहीं दिया गया एनसीईआरटी किताब में, लेकिन मैं बता दूं। दरअसल क्या है कि बुक्का का लड़का है जिसका नाम है बुक्का का लड़का है। बुक्का जो है अपने बेटा को जो है सो भेजता है मदुरई को जीतने के लिए, और मदुरई को वो जीत लेता है, ठीक है ना। तो जो उसका बुक्का का लड़का है, उसकी वाइफ है जिसका नाम है गंगा देवी। गंगा देवी ने बुक्का के जो लड़का है उसके जीत की खुशी में, यानी कि जब उसने मदुरई को जीत लिया, तो उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है मधुरा विजयम। तो मधुरा विजयम लिखा गया, एक फैक्चुअल डिटेल है जो मैं आपके लिख दे रहा हूं, जो इस किताब में मेंशन नहीं है, मधुरा विजयम, ठीक है ना। ये किताब लिखा गया, विजयम लिखा गया, मदुरई की विजय हुई, एंड दैट वाज इन ईयर 1377, जब मदुरई की विजय 1377 अगर हम लोग बात करें तो 1377 में मदुरई को जीता गया, मधुरा विजयम हुआ, ठीक है ना, मधुरा विजय हुआ। और ये जो बुक लिखा गया, दिस बुक इज रिटन बाय नो अदर देन जो है किसका, गंगा देवी के द्वारा, गंगा देवी के द्वारा। सो दिस इज अ बुक मधुरा विजयम। इसके हस्बैंड ने इसको जीता था, इसलिए इसको जो है सो हम देखते हैं कि इसके नाम, उसके जीत के उपलक्ष्य में, खुशी में इसने क्या किया, इस किताब को, जिसका नाम है मधुरा विजयम। ये एक फैक्चुअल डिटेल जिसको ध्यान में रखिएगा। और यही बात यहां पर की गई 1377 में फाइनली मदुरई वाज कनकर्ड, ठीक है। अब हम देखते क्या है कि विजयनगर कंट्रोल साउथ इंडिया अप टू रामेश्वरम इंक्लूडिंग तमिल एंड चेरा रीजन। आपको ये मालूम होगा, तमिल दैट इज द डीप साउथ, और चेरा जो दैट इज द रीजन ऑफ व्हाट, दैट इज द रीजन ऑफ योर व्हाट आई से, दैट इज द केरला वाला रीजन, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहां तक अब जो विजयनगर एम्पायर का एक्सपेंशन हो गया है बाई 1377। उत्तर में हम देखते क्या है, तो हम विजयनगर कन्फर्म विद बहमनी किंगडम। अब देखिए यहां पर विजयनगर है, और यहीं पर जो है आपके पास क्या, बहमनी किंगडम, ये पूरा का पूरा एस्टैब्लिश हुआ है। ये विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ, एंड दिस इज द रीजन ऑफ बहमनी, ठीक है। बहमनी हुआ, छोटे मोटे स्टेट्स बीच में थे, धीरे इन कोर्स ऑफ टाइम उन सभी के साथ वॉर होता है, और धीरे उनका वजूद खत्म होता जाता है, और वो अनेक्स कर लिए जाते हैं या बहुत वीक हो जाते हैं, ऐसे चलते हैं। कई छोटे छोटे स्टेट्स आए इस बीच में। नॉर्थ इंडिया में अब हम देखते क्या है कि यहां पर विजयनगर का जो कन्फ्रंट हो रहा है वो सबसे ज्यादा बहमनी किंगडम के साथ हो रहा है, जिसको स्टैब्लिश किया था 1347 में ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू के द्वारा, जिसका नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह एज वेल, ठीक है ना। ये बात समझ गए। अब होता क्या है कि यहां पर में इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण कुछ बनेगा। जो विजयनगर और बहमनी है, इनके बीच में, विजयनगर और बहमनी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा। आपको शायद मालूम होगा, हालांकि मैंने पहले भी बताया है आपसे कि कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या होगा। अब ये देखिए, सॉरी, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है कि 3 दोआब रीजन और एक रीजन है जिसका नाम है मराठवाड़ा, ठीक है। तो एक जो रीजन हमारे पास है जिसमें कोंकण कोस्ट भी आता है, एक है मराठवाड़ा, वाड़ा, और दैट इंक्लूड्स कोंकण कोस्ट। और इसी कोंकण कोस्ट के ऊपर में एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी जिसका नाम है गोवा। अभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। एक बात समझ पा रहे, विजयनगर बहमनी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जो है सो कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो यहां जो रीजन है, ये जो रिवर्स हैं, वो है हमारे पास कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। ये है रिवर कृष्णा, ठीक है। दिस इज योर रिवर कृष्णा, दिस इज योर कावेरी, ठीक है। ये है रिवर कृष्णा एंड दिस इज योर रिवर कावेरी, ठीक है। रिवर कृष्णा एंड दिस इज योर कावेरी। और यहीं पर कृष्णा, और यहीं पर है हमारे पास कृष्णा के साथ साथ अगर हम बात करें, दिस कॉल्ड योर तुंगभद्रा, ठीक है। तो यहीं पर आपके पास थोड़ा सा, मैं इसमें एक काम कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, इसको थोड़ा स्पेस देता हूं मैं, आप थोड़ा समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट कृष्णा, ठीक है, दिस इज कावेरी एंड दिस इज योर तुंगभद्रा। तो ये कृष्णा कावेरी का एक रीजन हो गया, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कावेरी डेल्टा रीजन, कृष्णा कावेरी रीजन। और ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं रायचूर दोआब। और जो रायचूर दोआब है ना, ये है कृष्णा
and Tungabhadra, Krishna and Tungabhadra. This is your Krishna and this is your Kaveri and this is your Tungabhadra. तो ये रायचूर दोआब है। और यहीं पर हम देखें स्टेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टेट्स में, तो ये हमारे पास रिवर सिस्टम में समझ पा रहे हैं, रायचूर दोआब, ये दैट्स कृष्णा, दिस इज तुंगभद्रा, दिस इज योर कावेरी। अब इनके बीच में ये विजयनगर का रीजन है, ये बहमनी का रीजन है, ठीक है। तो इन रीजन को, क्योंकि ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फर्टाइल ट्रैक्टेबल लैंड है, ठीक है ना, इकोनॉमिक इसका इंपॉर्टेंस है, रिसोर्स यहाँ पर रिच है, रिचली अवेलेबल है। तो ये आपके पास इस रीजन को लेकर, इस रीजन को लेकर, और ये जो आपके पास कोंकण का रीजन है जिसमें कि गोवा भी आता है, इनमें लेकर के विजयनगर और जो बहमनी है, यह है बहमनी और यहां हमारे पास है विजयनगर, इनके बीच में कॉन्स्टेंटली वॉरफेयर चलता रहता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि इस समय तक जो है कि इंडिया में जो है हॉर्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होना शुरू हो गया था, ठीक है। और इंडिया में अच्छी नस्ल के यानी कि हाई जो गुड ब्रीड के जो हॉर्सेस होते हैं वो अवेलेबल नहीं थे, ठीक है ना, ये हम बाहर से लेके आते थे, ठीक है ना, यानी कि ये हमारे पास बाहर से आता था, अरब से लेके आएंगे, अरब्स के बाद देखेंगे कि जो है इसमें थोड़ा सा ट्रेड जो है बाद में आगे चल करके हम देखेंगे ऑटमन टैक्स भी करना शुरू करेंगे, ठीक है। बट एनीवेज हम देखते क्या है कि ये हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू आ रहा है, जिसमें गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है आपके गुजरात के जो आपके पास जो कोस्ट है वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से मैं देखा कि ट्रेड के लिहाज से भी और घोड़ों की सप्लाई को लेकर के भी अगर हम देखेंगे, अगर घोड़ों को अगर इंपोर्ट करना है तो भी ये पोर्ट्स आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, ठीक, काफी महत्वपूर्ण था। तो देखेंगे कि मराठवाड़ा का रीजन काफी महत्वपूर्ण हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, साथ ही साथ रायचूर और जो दोआब है और जो आपके कृष्णा कावेरी का जो रीजन है ये भी काफी फर्टाइल ट्रैक्टेबल लैंड है हमारे पास, रिसोर्स रिच है ये हमारे पास, ठीक है ना। और यही जो है रीजन बनता है किसी विजयनगर और बहमनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण बनता है, इनके बीच में परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर विद एवरीवन? ठीक है। सो विजयनगर और नगर के बीच में जो ये है ये रीजन बनता है किसका? इसके कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं, ठीक है। अब भाई स्ट्रगल लिंक टू तुंगभद्रा दोआब, ये तो हमने आपसे बता दिया, ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। अब देखिए क्या होता है क्या कि विजयनगर बहमनी के बीच में हम देखेंगे क्या कि हमेशा ऑनगोइंग क्लासेस बिटवीन विजयनगर बहमनी किंगडम्स वेयर अ रेगुलर ऑकरेंस। सो इन तीन रीजन की वजह से इनके बीच में लगातार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते चले जाते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में हमेशा लड़ाइयां होती रहती हैं, ठीक है। इज इट ओके? अब इसी में एक इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है 1367 में, ठीक है ना, 1367 के आसपास 1367 में बुक्का जो है, बुक्का फर्स्ट जो है वो जब किंग है किसका? विजयनगर एम्पायर का, तो इसने मुदकल के फोर्ट के ऊपर में इसने क्या किया था? कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट इन द डिस्प्यूटेड तुंगभद्रा दोआब को लेकर के मुदकल के फोर्ट की लड़ाई होती है। और इसमें हम देखते हैं कि बहमनी सुल्तान एंगर्ड बाय दिस स्लैटर्ड वोड रिवेंज बाय किलिंग 100,000 ऑफ हिंदूज। तो आप देखेंगे बहमनी जो कि क्या है, एक मुस्लिम स्टेट है, विजयनगर जो अगेन एक हिंदू स्टेट है, ठीक है। तो जब बुक्का ने क्या किया, मुदकल के फोर्ट के ऊपर कत्लेआम मचाया, तो बहमनी के जो सुल्तान थे उसने भी क्या किया, सैकड़ों हजारों की संख्या में हिंदुओं को स्लैटर करने की कसम खाई थी। और ऐसे मुदकल के फोर्ट के ऊपर हम देखें दक्षिण भारत में पहली बार आप देखेंगे क्या, तो जो है सो बारूद का यूज किया गया, जो कि आपके पास जो गन पाउडर है उसका यूज किया गया, आर्टिलरी का यूज किया था साउथ इंडिया के अंदर मुदकल फोर्ट के ऊपर में, ठीक है ना। डिस्पाइट द विजयनगर ऑपोजिशन, द सुल्तान पर्सनली एंटर्ड विजयनगर टेरिटरीज ऑफ द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम डिफीटिंग द किंग इन द बैटल। एंड बुक्का की जो है वो हार होती है इन द हैंड्स ऑफ बहमनी सुल्तान, ठीक है। इसे मैंने आपको बताया कि इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिलरी होता है, पहली बार इंडिया के अंदर हम देखेंगे आर्टिलरी का यूज किया गया, गन पाउडर का यूज किया गया साउथ इंडिया में। सो ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट बोथ द साइड यूज आर्टिलरी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में देखते हैं कि आर्टिलरी का यूज किया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे बाबर जो है वो आर्टिलरी का यूज करेगा, ठीक है, एक्टिवली यूज करेगा, ठीक है। सो हम देखेंगे क्या कि बहमनी सुल्तान, इस समय अगर आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो बहमनी एम्पायर जो है, ये बहमनी जो है सुल्तान है, इस समय हम देखेंगे बुक्का को डिफीट कर पाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि इनके पास एफिशिएंट क्या थे, कैवलरी मैन थे, अच्छी नस्ल के घोड़े इनके पास अवेलेबल थे। सो बहमनी सुल्तान का जो विक्ट्री था वो है सुपीरियर आर्टिलरी और एफिशिएंट कैवलरी की वजह से, यानी कि घुड़सवारी जो थी आपके पास, जो कैवलरी था दैट वाज क्वाइट एफिशिएंट, और आर्टिलरी भी आपके पास क्या है, एक सुपीरियर क्वालिटी का हुआ करता था। सो वॉर कंटिन्यूड फॉर मंथ्स रिजल्टिंग इन एक्सटेंसिव स्लैटर, और ये काफी लंबे समय तक ये युद्ध होता रहा, ठीक है ना, फॉर मंथ्स, महीनों तक चलता रहा। और फाइनली देखते हैं कि इसमें जो है सो बड़े पैमाने पर में स्लैटर होगा। सो अनएबल टू कैप्चर द किंग और हिज कैपिटल बोथ साइड्स इवेंचुअली एग्जॉस्टेड देमसेल्फ। अब इसमें होता क्या है कि आप एक महीनों तक अगर लड़ाई चलती रहती है तो दोनों के रिसोर्स और एनर्जी दोनों क्या होंगे, वो डिप्लीट करना शुरू करेंगे, दोनों का एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और एनर्जी उनकी जब खत्म हो जाएगी तो कुछ समय के लिए ऐसे भी शांति आती है और फिर से वो सरफेस होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान इस बात को स्टैब्लिश कर दिया गया
यानी कि नॉट इस बात को स्टैब्लिश किया बल्कि इस बात को स्टैब्लिश किया गया कि हॉर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि जो है अगर आपके विजयनगर की हार अगर इसमें हुई है, बहमनी की अगर जीत हुई तो उसके पीछे वो आर्टिलरी को और जो है सो किसको जिम्मेदार समझता है, कैवलरी को। लेकिन आपने देखा क्या कि आर्टिलरी का यूज दोनों ही तरफ से किया गया, विजयनगर के द्वारा भी किया गया और बहमनी के द्वारा भी किया गया। तो इस बात को रियलाइज किया गया किसके द्वारा, विजयनगर एम्पायर के द्वारा, कि हमें भी अब क्या मुस्लिम आर्चर्स होने चाहिए, जो है हमारे पास टर्किश जो कैवलरी मैन है वो हमारे पास होना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसके बाद जो देवराया फर्स्ट आएगा, बुक्का फर्स्ट के बाद जो किंग आएगा विजयनगर एम्पायर में, उसका नाम है देवराया फर्स्ट। वो क्या करेगा, मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू करेगा, ठीक है ना। और उसमें भी मुस्लिम जो है वो टर्किश आर्चर्स होंगे और जिसको बड़े पैमाने पर देवराया सेकंड करेगा। जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपके पास एक कंफ्यूजन आता है, कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और आप जानते हैं कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलता भी है कि कहीं अगर आंसर गलत है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर के लिए क्लेम कर सकते हैं विद सर्टेन रेफरेंसेस। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की सतीश चंद्र सर वाली किताब को, तो आप देखेंगे देवराया सेकंड के वक्त लिखा गया है कि ही, उसमें लिखा ही डिप्लॉयड मोर नंबर ऑफ मुस्लिम आर्चर्स और टर्किश आर्चर्स, ऐसा लिखा हुआ। मोर का मतलब, इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो आपके पास टर्किश आर्चर्स थे जो मुस्लिम से, दे वर डिप्लॉयड इनटू द विजयनगर एम्पायर, और वो होता था देवराया फर्स्ट के समय। तो इसलिए डाउट बिल्कुल खत्म हो जाता जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट कि दे, मतलब कि देवराया सेकंड डिप्लॉयड मोर नंबर्स ऑफ मुस्लिम आर्चर्स, ठीक है। तो इसका मतलब देवराया फर्स्ट के समय ही हम देखते हैं क्या है कि जो है मुस्लिम जो है बड़ी संख्या, मुस्लिम्स को जो है सो विजयनगर एम्पायर में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या में होता है देवराया सेकंड के वक्त में। तो ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बातें हमारी हो गई, ठीक है। अब आइए हम देखते क्या है कि अब हमने ये देखा कि जो विजयनगर एम्पायर बनाए, एक पिटी स्टेट हुआ करता था, एक छोटा सा राज्य होता था और एक साम्राज्य का निर्माण कर पाया। नॉर्थ में भी एक्सपेंशन होता है, साउथ में भी एक्सपेंशन होता है, ईस्ट की तरफ भी होता है, वेस्ट की तरफ भी होता है। यानी अगर हम देखें तो विजयनगर जो एम्पायर है वो एक प्रोसेस के तहत, यानी कि प्रक्रिया के तहत इसका जो है क्या होता है, इसका जो है सो एक्सपेंशन होना शुरू होता है। हरिहर सेकंड के समय अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर में एक्सपेंशन का काम किया गया हरिहर सेकंड के समय में। हरिहर सेकंड, सो हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, नाउ हरिहर सेकंड, ठीक है। इतनी बातें हो रही हैं, ये बातें हो गई। सो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ किया गया। इसमें हम देखेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास इनके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले स्टेट्स थे वो थे कौन, एक तो था रेडीज थे और दूसरा वारंगल था, ठीक है ना, इन द अपर डेल्टा रीजन, एंड जो है वारंगल इन द लोअर कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन। आर यू गेटिंग मी, इज इट क्लियर, यह बातें समझ में आ रही है। ठीक है, इतनी बातें समझ पा रहे हैं। सो हम लोग ये बात कर रहे थे कि द रीजन जो है हाउस्ड हिंदू प्रिंसिपैलिटी इंक्लूडिंग दिस वन। सो अभी होता क्या है, अब देखिए विजयनगर के बारे में अगर हम बात करें तो हुआ क्या है कि इस समय हम देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड रेड्डीज है। यहीं पर आपके पास क्या है, वारंगल है। दिस इज योर ईस्टर्न गंग, उड़ीसा का पार्ट है, कॉल्ड ईस्टर्न गंग। ये ईस्टर्न गंग है हमारे पास, गंग, ठीक है। सो रेड्डी, वारंगल और ईस्टर्न गंग हमारे पास हो गया। इतनी बातें समझ गए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। एंड देन यहां पर हमारे पास है दैट इज कॉल्ड बहमनी, दिस इज कॉल्ड योर बहमनी स्टेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर बहमनी स्टेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर बहमनी स्टेट, ठीक है। तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए। So this is what Eastern Gang, this is called Reddy's, this is called Bahmani, and this is called your Warangal, this is called your Warangal, ठीक है। तो देखिए इनके साथ का कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। बहमनी की कहानी तो हमने समझ ही लिया। और आसपास के रीजन में देखें कृष्णा गोदावरी डेल्टा को लेकर के रेड्डीज और वारंगल के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। गंग के साथ भी उड़ीसा को लेकर के इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। सो हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर इनके डिफरेंट जो है सो वॉरफेयर्स चलते रहेंगे, ठीक है ना। इज इट क्लियर। तो ये बातें पूरी की पूरी कहानी है जो कि अभी हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से देखेंगे क्या कि इन स्टेट्स के साथ भी लड़ाई झगड़ा इनका शुरू हुआ और इन्होंने किस तरीके से गंग की तरफ भी यानी कि उड़ीसा वाले पार्ट में भी अपना एक्सपेंशन करा। इन्होंने जो है सो क्या किया, हमने देखा कि जो वारंगल्स हैं वहां भी उन्होंने एक्सपेंशन करा, रेड्डीज की तरफ भी एक्सपेंशन करा और बहमनी के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया वहां पे बताई गई है। अब आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट किंग में हम देखते क्या है कि हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट के बाद हालांकि बीच में हरिहर सेकंड भी आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है वो देवराया फर्स्ट, ठीक है। देवराया फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहां पर देखेंगे एक बात यहां पर लिखी गई है, यहां पर आप देख पा रहे हैं इमेज में, अनफॉर्चुनेट मैरिज ऑफ विजयनगर प्रिंसेस टू फिरोज शाह बहमनी।
इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर समझना आसान हो जाएगा। दरअसल होता क्या है, इस कहानी को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि जिस समय हम लोग बात करें ठीक है, यहां पे हमारे पास है विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर में हमारे पास है देवराया फर्स्ट, देवराया फर्स्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, ये हो गया विजयनगर की कहानी, ये विजयनगर का किंग है, विजयनगर का किंग है। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो पावर का हो रहा है वो हो रहा है किसके साथ, वो है हमारे साथ किसके साथ, दैट इज कॉल्ड विद बहमनी। और बहमनी का इस वक्त किंग है वो है फिरोज शाह, फिरोज शाह। फिरोज शाह जो है ये बहमनी का किंग है, बहमनी किंग है, बहमनी सुल्तान है ये, ठीक है, बहमनी सुल्तान है, ठीक है। और इसी समय एक स्टेट है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, वारंगल। आपको ये याद होगा, अभी हमने बात किया किसके बारे में, तो वारंगल के बारे में हमने बात किया था, ठीक है ना, दिस कॉल्ड वारंगल। तो यहां है हमारे पास बहमनी, बहमनी, ठीक है, यहीं पर हमारे पास है वारंगल, वारंगल, और इधर थे रेड्डीज, ठीक है ना, इधर रेड्डीज था, और यहां हमारे पास है कौन, विजयनगर, ठीक है, विजयनगर। और विजयनगर में जो है किंग है वो है कौन, देवराया फर्स्ट, ठीक है, ये बात समझ गए। विजयनगर और बहमनी किंग फिरोज शाह के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन जो फिरोज शाह है इसमें काफी कॉम्पिटेंट सुल्तान है, मुस्लिम स्टेट है, काफी कॉम्पिटेंट सुल्तान है ये, ठीक है। और ये केवल और केवल एक मिलिट्री जो है कमांडर ही नहीं है, एक ग्रेट डिप्लोमैट भी है, एक ग्रेट आर्किटेक्ट भी है, एक एनलाइटेंड डिस्पॉट भी ये आपको देखने को मिलेगा, एनलाइटेंड मोनार्क के रूप में भी आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने कई डेवलपमेंट के काम भी किए हैं, ठीक है। तो हम देखें कुल मिलाकर देवराया की जो है सो फिरोज शाह के साथ जो बहमनी सुल्तान है, इनकी 3 लड़ाइयां हुई। पहली 2 लड़ाइयों में देवराया फर्स्ट और जो है जो फिरोज शाह है, इनकी जो लड़ाई हुई इसमें जो है देवराया फर्स्ट की हार हो जाती है, ही वॉज डिफिटेड। एक बार भी हारा, दूसरी बार भी हारा। हारने के बाद क्या होता है कि ही हैड टू परचेज और बाई पीस, ठीक है ना, इसको पीस बाई करना पड़ा, किसको, देवराया फर्स्ट को, ठीक है ना। इसके लिए कुछ टेरिटरी इसको सरेंडर करना पड़ा, जो कि बहमनी एम्पायर के साथ लगता हुआ था और काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था। तो इसे अपने कुछ टेरिटरीज को सरेंडर करना पड़ा, दिस इज वन एस्पेक्ट, दैट वाज नॉट अ बिग थिंग। चलो ये बात तो होती रहती है, एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है, राजनीति चल रही है, हार जीत लगा हुआ है, तो टेरिटरी का एक्सचेंजेस भी होता ही रहा, कभी इधर तो कभी उधर, जिसके हाथ में तलवार रही, जिसके हाथ में माइट रहा, पावर उसके पास आ गया, टेरिटरी का एक्सपेंशन हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन व्हाट ही हैड टू डू, ही हैड टू कॉम्प्रोमाइज, क्या कहता, अपनी डॉटर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा देवराया फर्स्ट को, एंड फिरोज शाह के साथ उसका मैरिज करना पड़ा। और कहते ये हैं कि इस समय अगर इस वक्त बात करें तो एक ये जो है एक 10 किलोमीटर का मैरिज प्रोसेशन जो है सो बिल्कुल चला था। फिरोज शाह की जब बारात आ रही थी विजयनगर की तरफ, तो 10 किलोमीटर का बारातियों का हुजूम चल रहा था। दिस वाज सो स्प्लेंडेड एंड द ग्रैंडियर ऑफ द मैरिज दैट वन कैन सी एट दैट टाइम, ठीक है ना, देख सकता था लोग, ठीक है। बट वॉट एवर द रियलिटी इज, ठीक है ना, जो कुछ भी सच है, ये वास्तविकता है, इसमें कहीं ना कहीं दुख भी था कि इस बीच में किसी को अगर कॉम्प्रोमाइज होना पड़ा, दैट वाज द डॉटर ऑफ देवराया फर्स्ट, एंड दैट्स व्हाई कि सी वाज अनफॉर्चुनेट, जिसकी शादी हो जाती है फिरोज शाह के साथ होती है, ठीक है ना। सो फॉर द सम टाइम, ठीक है ना, आफ्टर दिस मैरिज अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, क्योंकि आप देखेंगे कि एंशिएंट पीरियड में भी आपने देखा होगा, मेडिवल पीरियड में भी आपने देखा होगा कि जो है सो जो पीस कंक्लूड किया जाता था, जो शांति बनाई जाती थी, वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू भी होता था, ठीक है ना। एंड व्हाट जो है सो फिरोज, आई मीन व्हाट देवराया फर्स्ट डिड आल्सो, ठीक है ना, जस्ट टू बाय पीस, उसने क्या किया, मैरिज मैट्रिमोनियल अलायंसेस डेवलप करे, किसके साथ, फिरोज शाह के साथ, और अपनी बेटी का विवाह उसने उसके साथ कर दिया था, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं। यहीं पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी मैं बता दूं आपको इस फिरोज शाह के बारे में। एक्चुअली ही वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय, ठीक है ना, एक्चुअली ही वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय, बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति है, मतलब बहुत ही मजेदार इंसान है ये। कहते हैं इसके बारे में क्या है कि ही वाज अ पॉलीग्लॉट, ठीक है ना, इसके बारे में बोलते हैं कि ही वाज अ पॉलीग्लॉट। ये पॉलीग्लॉट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब ये हो गया, ठीक है ना, कि ये कई भाषाओं को जानता था, ठीक है ना, ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है ना, कई भाषाओं का था, टर्किश भी आती थी इसे, संस्कृत भी आती थी इसे, और भी कई यूरोपियन भाषाओं का ये जानकार था ये, ठीक है ना, अरबी भी जानता था, पर्शियन भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, तो कई भाषाओं का जानकार था। और कहते हैं ही हैड सेवरल वाइफ्स, ठीक है ना, इसके पास कई वाइफ्स थी। और कहते ये भी हैं कि अपने डिफरेंट वाइफ के साथ ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंटरेक्ट किया करता था, बातचीत किया करता था, ही यूज्ड टू टॉक विद देम, ठीक है ना, इन देयर ओन लैंग्वेजेस।
विदाउट बीइंग सीरियस, जस्ट ऑन द लाइटर नोट। पॉसिबली इसलिए क्या करता होगा कि अगर किसी ने कहा कि यार मुझे मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे ये दे दो ला करके, एक पेंडेंट ला के दे दो, या फिर एक ये जो है सो व्हाट आई से ईयर स्टड ला के दे दो, तो दूसरे को ये पता नहीं चलना चाहिए व्हाट ही हैड प्रॉमिस टू हिज फर्स्ट वाइफ, ठीक है ना। सो दिस वाज सिचुएशन सिनेरियो प्रोबेबली ऑन द लाइटर साइड, ठीक है ना, कि एकदम बिल्कुल मतलब हल्के होने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब कई भाषाओं को जानता था तो शायद किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, किसके साथ क्या बात कर रहा है उसको किसी और को पता नहीं चले। सो ही वाज वेरी इंटरेस्टिंग गाय। सो फिरोज शाह वाज अ पॉलीग्लॉट, ही वाज अ कैलीग्राफिस्ट आल्सो, बहुत ही अच्छी राइटिंग थी और इसने डेवलपमेंट के और कई काम भी किए। सो एक तरीके से ही वाज नॉट ओनली अ मिलिट्री कमांडर, केवल और केवल ये सैनिक ही नहीं था, जो है कुशल सेनापति ही नहीं था, बल्कि इसके पास क्या था, ये जो है एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी था और जो है सो कला के विकास में भी ये अपना जो है काफी योगदान देता है, ठीक है। सो फिरोज शाह, तो फिरोज शाह का जो है कंटेम्प्रेरी दैट इज कॉल्ड आपका कौन, देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट ने देखा क्या, जो वारंगल वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ बहमनी, ठीक है। देन जब इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्रिएट किए एंड ही बाउट पीस, ठीक है ना, किसने, विजयनगर, ये देवराय फर्स्ट ने, तब उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, एक टाइम मिला, उसने क्या किया कि जो वारंगल है इसके साथ उसने फ्रेंडशिप डेवलप कर ली, किसने, देवराया ने, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट जो अली था बहमनी सुल्तान फिरोज शाह का, इससे इसको अलग कर दिया और उसने विजयनगर के जो एम्पायर का जो किंग है जिसका नाम देवराय फर्स्ट है, वारंगल के साथ मिलकर इसने बहमनी किंग को, फिरोज शाह को उसने डिफीट कर दिया। यानी कि जो द थर्ड बैटल, दिस वाज द फाइनल बैटल ड्यू द टाइम ऑफ फिरोज शाह एंड देवराय फर्स्ट जो हुआ, इसमें देवराय फर्स्ट की जीत हो जाती है, ठीक है। दिस इज वन एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि इफ यू इंटरप्रेट द लाइंस गिवन इन सतीश चंद्र सर's बुक, तो उसमें लिखा गया है कि देवराया सेकंड जो इसका सक्सेसर है, इसके बाद आएगा, देवराया फर्स्ट के बाद आएगा, उसमें लाइन लिखा हुआ है ही एम्प्लॉयड मोर मुस्लिम आर्चर्स, टर्किश आर्चर्स। इट मीन्स दैट दिस मोर का मतलब क्या है, ऑलरेडी दिस टर्किश आर्चर्स वर डिप्लॉयड इन विजयनगर इंडियन आर्मी, ठीक है ना, विजयनगर आर्मी, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि विजयनगर के सेना में हम देखेंगे कि पहले से ही मुस्लिम सैनिक या जो टर्किश सैनिक थे इनको डिप्लॉय किया जा रहा था, दे वर डिप्लॉयड ओवर देयर, ठीक है। तो फैक्चुअली ये भी याद रखिए कि पहली बार विजयनगर एम्पायर में किसके समय में मुस्लिम आर्चर्स को, मुस्लिम्स को, सैनिकों को शामिल किया गया, दिस देवराया फर्स्ट। इज इट क्लियर? ज्यादा विदाउट गोइंग मच, ठीक है ना। सो वी आर कमिंग टू द, सो दिस इज द, मैंने कहा था कि जो फिरोज शाह की बेटी, फिरोज शाह और जो देवराया फर्स्ट की बेटी का शादी हो रहा है, अ ग्रैंड वेडिंग फीचरिंग अ 10 किलोमीटर प्रोसेशन, जो मैं बता रहा था आपसे, देवराया एंड फिरोज शाह राइडिंग हॉर्स बैक, 3 days ऑफ सेलिब्रेशन मार्क द यूनियन ऑफ द टू रूलर्स, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। बाद में देखेंगे क्या कि वो फिर क्या करेगा, वारंगल के साथ मिलकर उसको डिफीट करेगा। नाउ कमिंग टू द टाइम ऑफ द देवराया फर्स्ट, मैंने कहा कि देवराया फर्स्ट का टाइम पीरियड भी एक ग्लोरियस टाइम पीरियड रहा है विजयनगर एम्पायर के समय में, तो इसको भी थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो देवराया के समय में आर्किटेक्ट और प्रॉस्पेरिटी थ्रू वाटर मैनेजमेंट भी कैसे हुआ। एक्चुअली देवराया फर्स्ट ने क्या किया था, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया और उसने क्या किया, अपने सिटी में जो वाटर क्राइसिस को दूर करने के लिए उसने क्या किया, तुंगभद्रा के ऊपर डैम बनवाया। और वाटर क्राइसिस के अलावा, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो इसने ये बनाया इरिगेशन के लिए, और जो वाटर क्राइसिस हो रहा था उसने जब तुंगभद्रा पे डैम पे बना दिया तो उसकी आमदनी भी, जो इनकम था वो भी बढ़ गया। और 3.5 लाख जो बोलते हैं पैराडोज यूज्ड टू बी अ कॉइन, ठीक है ना, एक कॉइन होता था ये पैराडोज, ठीक है, वो उसकी आमदनी उसकी बढ़ गई, ठीक है ना। यानी कि उसने जो डेवलपमेंट का काम किया, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, क्रिएट किया, उसकी आमदनी बढ़ गई और ये 3,50,000 रुपए तक की हो गई, ठीक है ना। दूसरी तरफ देखें, देवराया ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड डैम ऑन द हरिद्रा रिवर, जो कि क्या था, इरिगेशन के पर्पज से ये भी था। तो ये वाटर सप्लाई के लिए था और इरिगेशन के लिए था, प्लस जो हरिद्रा रिवर भी क्या, दैट वाज ओनली फॉर इरिगेशन पर्पसेस, ठीक है। सो इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द देवराया सेकंड, ठीक है ना, ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी के अंदर की बात हो रही है, ठीक है ना। सो इसमें देखेंगे जो अभी तक का जो गद्दी पे बैठा है उसमें देवराया सेकंड वाज दी, हम अगर बात करें तो देखेंगे द ग्रेटेस्ट रूलर संगम डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। इसके समय देखेंगे मोर नंबर्स, द स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथन द आर्मी, ही एनलिस्टेड 2000 मुस्लिम एम्फसाइजिंग देयर स्टडी हॉर्स एंड आर्चर्स, आर्चरी। यानी कि इसने क्या, टर्किश आर्चर्स को गुड नंबर में, बड़ी संख्या में इसने क्या किया, जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर की आर्मी है, उसमें इसने इंट्रोड्यूस किया, विजयनगर आर्मी में इसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ये बातें हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है, ये हमने देखा।
अब ये स्ट्रेंथ है, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन कि हाँ उसकी सेना में कितने जो है सो स्किल्ड हिंदू आर्चर्स थे, कितने कैवलरी मैन थे, कितने इन्फैंट्री में थे, ये दिस फिगर दैट इज गिवन इनसाइड द बुक, ठीक है ना। अब हम देखते क्या है कि मेंटेनिंग अ लार्ज कैवलरी स्ट्रेन स्टेट रिसोर्सेज ड्यू टू एक्सपेंसिव इंपोर्टेड माउंट्स कंट्रोल्ड बाय द अरब्स, ठीक है ना। सो इन 1440 देवराय क्रॉस द तुंगभद्रा रिवर टू रिक्लेम मुदकल एंड बांकापुर फ्रॉम द बहमनी स्टेट्स, ठीक है ना। ताकि अब क्या हो रहा था कि अब इसको इतना जो है सो हम देखेंगे क्या कि जो बड़ी आर्मी ये क्रिएट कर रहा था तो भाई एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। जब मिलिट्री आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। इसके लिए आपको इनकम भी जनरेट करना पड़ेगा ताकि आप इतनी बड़ी और एक एफिशिएंट आर्मी को मेंटेन कर पाए। और यही कारण था, ये भी एक कारण था, नहीं यही एक कारण था बल्कि ये भी एक कारण था कि आगे चलकर विजयनगर और बहमनी के बीच में जो क्लासेस थे वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, वो फायर्स हो जाएंगे और भी इंटेंसिफाइड हो जाएंगे, जहां पर वो क्या करता है कि वो इंपॉर्टेंट एरियाज को लेने की कोशिश करे जहां से उसका रेवेन्यू आ सके। और उसमें जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो हमारे पास मुदकल, बांकापुर जो है दोनों स्टेट से लेने की कोशिश से ही लेने की छीनने की कोशिश करता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम देखें कई इंपॉर्टेंट लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती है। नाउ सो दिस वाज द एस्पेक्ट जो कि हम लोग पॉलिटिकली बात कर रहे थे। अब देखते हैं कुछ डिप्लोमेटिक जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं, उसको भी थोड़ा डिप्लोमेटिक फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। दरअसल क्या है कि विजयनगर बहमनी का जो टाइम पीरियड है इसमें हम देखते क्या है कि बाहर से यानी जो फॉरेनर्स हैं दे आर कमिंग टू इंडिया इन अ गुड नंबर, ठीक है ना। बहुत बड़ी संख्या में देखेंगे कि फॉरेनर्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि अब हम देखेंगे यूरोपियंस का इंडिया की तरफ इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है। कई यूरोपियंस इंडिया में आ रहे हैं और उनका पर्पस जो होगा दैट प्राइमरली दैट वाज टू गेट आई मीन व्हाट आई से, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रेड बेनिफिट्स है वो लेने की कोशिश करेंगे, वो उनको लेने की कोशिश करेंगे। आर यू गेटिंग मी? गिव मी अ मिनट। थैंक यू सर। सो नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमेसी, ठीक है ना। सो हम देखते हैं कि डिप्लोमेसी में क्या होता है। देखते हैं कई फॉरेनर्स जिसमें विजयनगर एम्पायर में, इनमें एक नाम है नुनीज का, ठीक है ना, जो कि एक पोर्तुगीज राइटर है, ठीक है, जो इंडिया में आता है, ठीक है ना। और नुनीज जो है वो यहाँ आएगा। नुनीज ने बताया क्या है कि यहाँ पर क्लेम दैट द किंग्स फ्रॉम क्यूलॉन, ठीक है ना, श्रीलंका एंड पुलिकट, केरल, श्रीलंका एंड पुलिकट, पेगू, ठीक है, एंड तेनासेरीम, ठीक है, पे ट्रिब्यूट टू देवराय सेकंड। यानी कि इतना पावरफुल था कि केवल इंडिया के मेनलैंड से नहीं बल्कि बाहर से भी लोग इसे ट्रिब्यूट पे किया करते थे, ठीक है। It's uncertain if Vizianagaram Empire had a naval power to enforce regular tribute from Pegu and Tenasserim. Possibly they established diplomatic ties. ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करें म्यांमार की तरफ बात करें, पेगू की तरफ बात करें, तेनासरीम की तरफ बात करें तो ऐसा लगता नहीं है कि ये यहाँ पर उनका तो कंट्रोल था, देवर ये पेइंग रेगुलर ट्रिब्यूट्स टू देवराय सेकंड। लेकिन इस बात में क्लैरिटी नहीं है कि जो देवराय सेकंड है, देवराय सेकंड, ठीक है ना, उसके पास कोई स्ट्रांग नेवी थी। इट इज नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि हाँ उनके पास स्ट्रांग नेवी हुआ करती थी। देन हाउ ही मेंटेन हिज इन्फ्लुएंस ओवर पेगू और तेनासेरीम, ठीक है ना। तो कहते हैं सर उसने डिप्लोमेसी प्ले करी ऐसी, यानी कूटनीति के सहारे उसने अपना हेजेमनी वहां पर क्रिएट करा, अपना वर्चस्व बना करके रखा, एंड दे वर पेइंग ट्रिब्यूट टू देवराय सेकंड, ठीक है ना। श्रीलंका फेस्ड इन्वेजन्स इंडिकेटिंग विजयनगर's रोबस्ट नेवी, ठीक है ना, ये भी बात करते हैं। श्रीलंका फेस्ड इन्वेजन्स इंडिकेटिंग विजयनगर's रोबस्ट नेवी। अब हम बात करें श्रीलंका को लेकर के तो श्रीलंका में कई इन्वेजन्स हुए, तो शायद ये यहां पर इंडिकेट करता है कि इस समय शायद इनके पास जो है कि स्ट्रांग नेवी भी हुआ करती होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर जहां तक बात करते हैं पेगू के बारे में, तेनासेरीम के बारे में, तो शायद देयर वाज अ डिप्लोमेटिक टाइज, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन केस ऑफ श्रीलंका तो यहां पता चलता है कि उनके पास एक स्ट्रांग नेवी भी शायद रही होगी। Under capable rulers, Vijayanagar became the most powerful and wealthy southern states in the early 15th century, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं 1420 में एक और इटालियन ट्रैवलर आता है, एक ट्रैवलर जो कि इटालियन है जिसका नाम है निकोलो कॉन्टी, ठीक है ना। डिस्क्राइब्स वास्ट सिटी विथ वॉल्स एक्सटेंसिव टू माउंटेन्स कंप्राइजिंग दिस वन, ठीक है ना, पॉपुलेशन 90,000 आर्म्ड मेन। तो विजयनगर निकोलो कॉन्टी जो है वो क्या है, विजयनगर शहर के बारे में बात करता है। दैट इज द रेफरेंस गिवन बाय इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी। जो फरिश्ता है वो विजयनगर की सुपेरिटी नोटेड द सुपेरिटी ऑफ विजयनगर ओवर द बहमानी प्रिंसेस इन पावर, वेल्थ, टेरिटरी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, ठीक है ना। सो फरिश्ता किसके बारे में बात करता है, विजयनगर के वर्चस्व के बारे में बात करता है, इसके सुपेरिटी के बारे में बात करता है, ठीक है ना।
अब आइए हम देखते हैं कि पर्शियन एक ट्रैवलर भी आता है जिसका नाम है अब्दुर रज़ाक, ठीक है ना, अब्दुर रज़ाक। ये देवराय सेकंड के समय में विजयनगर एम्पायर में आता है, ठीक है ना। और यहां पर हम देखेंगे क्या कि जो विजयनगर एम्पायर है उसके वास्टनेस के बारे में, यानी कि उसके एक लार्ज एक्सपेंशन के बारे में बात करता है, 300 पोर्ट्स के बारे में बात करता है, एक्सटेंसिव इसके टेरिटरीज के बारे में बात करता है। यानी कि जो अब्दुर रज़ाक है जो पर्शिया से आता है, पर्शिया का मतलब ईरान हो गया, वो देवराय के समय में एक विस्तृत साम्राज्य के बारे में चर्चा करता है और कहता है कि इस साम्राज्य के पास कई पोर्ट्स हैं, उनकी संख्या लगभग वो 300 बताता है, जिसके थ्रू वो व्यापार किया करता हो रहा होगा। इसके अलावा हम अगर बात करें यहाँ पर जो कंट्री था वो डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा थी, कई यहाँ पर गांव और शहर हुआ करते थे, ठीक है ना, यहाँ पर में, और लगभग 11 लाख सोल्जर्स भी थे, ठीक है ना। रज़ाक डिस्क्राइब विजयनगर एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्प्लेंडेड सिटीज, और अब्दुल रज़ाक ने बताया है कि दुनिया के जो भी सबसे अच्छे शहर हैं उनमें से एक विजयनगर भी है, ठीक है ना। इसके अलावा जिसमें 7 कंसेंट्रिक सिटाडेल्स एंड वॉल्स भी हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है इस विजयनगर सिटी का इंक्लूडेड सेपरेट क्वार्टर्स फॉर कास्ट एंड प्रोफेशंस विद डिसेंटिग्नेटेड एरियाज फॉर मुस्लिम्स। हम देखेंगे क्या कि शहर के अंदर देखेंगे कि सबके इलाके बटे हुए थे कास्ट के बेसिस पे, प्रोफेशनल ग्रुप्स एंड जो मुस्लिम्स, इन सभी के बीच में देखेंगे एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को यहाँ पर दर्शाया गया है, जहाँ बताया गया है कि जो डिफरेंट कास्ट हैं उनके जो कॉलोनीज थे, जो हैमलेट्स थे, बस्तियां थी, वो अलग होती थी, प्रोफेशनल ग्रुप्स की बस्तियां अलग होती थी, एंड देन जो मुस्लिम्स थे उनकी बस्तियां अलग होती थी। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है ना, या यू कैन से सोशल डिस्टिंक्शन दैट वी कैन सी इन द रेफरेंसेस ऑफ अब्दुल रज़ाक, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें वेल इरिगेटेड विथ रनिंग स्ट्रीम्स एंड कैनल्स, द सिटी हैड लॉन्ग ब्रॉड बाजार्स। यहाँ पर वेल इरिगेटेड भी हमारे देखेंगे स्ट्रीम्स थे, कैनल्स था, और बड़े बाजारों के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है ना। इवन एक्वाडक्ट्स वगैरह थे, आपको बताया था इरिगेशन के लिए, ठीक है। ये आपको देखने को मिले, दिस कॉल्ड एक्वाडक्ट्स, ठीक है ना, ये आप देखेंगे एक्वाडक्ट्स है ये, ठीक है, जिसके थ्रू वाटर को चैनलाइज किया जाता था। इसके देखेंगे कि अगर हम देखें another traveler later noted विजयनगर size exceeded that of Rome in the western world at that time। और आगे के कुछ जो भी यात्री आते हैं बाहर से, उन्होंने ये बताया है कि रोम के किसी शहर से भी विजयनगर जो है वो कहीं ज्यादा बड़ा एक शहर हो गया था। किंग्स ऑफ विजयनगर were renowned for their wealth with the palace rumored to have cells like basin filled with bullions, hoarding wealth and ancient traditions। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है ना। So this was about your विजयनगर empire। Now coming to the बहमनी kingdom, its expansion and disintegration, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लें। बहमनी किंगडम एंड इट्स एक्सपेंशन एंड डिसइंटीग्रेशन। देखिए क्या है, फिरोज शाह बहमनी के बारे में हमने तो बात कर लिया कि देवराय फर्स्ट का कंटेम्पररी था, और हम देखते हैं कि देवराय फर्स्ट के समय फिरोज शाह जो है एक रिलीजियस पर्सन भी है, नेचुरल साइंस में प्रोफिशिएंट, मल्टीपल लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट मैंने बताया था, ये आपके पास है। दक्कन में एक कल्चरल जो है सो एक्टिविटीज के समय में होती है, डिफरेंट फैसिलिटेटेड हिंदू पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली रेवेन्यू मैनेजमेंट में। और फिरोज का शाह के समय में हम देखेंगे जो बहमनी साम्राज्य है उसमें राजस्व प्रशासन के लिए हिंदुओं को अपॉइंट किया जाता, दैट इज रिटन ओवर हियर। उसने एस्ट्रोनॉमी को भी सपोर्ट करा, ठीक है ना, और उसने ऑब्जर्वेटरी बनवाए। दौलताबाद में उसने एक वेधशाला यानी कि जो है सो ऑब्जर्वेटरी, जैसे जंतर मंतर है ना जो कि जयसिंह के द्वारा बनवाया गया है 5 जगहों पे, उसी तरीके से दौलताबाद में इसने एक ऑब्जर्वेटरी बनवाया, वेधशाला बनवाया, किसने, फिरोज शाह ने, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा उसने कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान दिया, जिसमें चौल, दाभोल जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे होते थे, इन सभी के ऊपर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया ताकि पर्शियन गल्फ और रेड सी से होने वाला जो ट्रेड है वो उसके कंट्रोल में रह सके, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि उसने जो है सो मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्रिएट करे, जिसमें गोंड राजा नरसिंह राय की बेटी से भी शादी किया, और विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे देवराय फर्स्ट, उसकी बेटी से भी शादी उसने करा था, ठीक है ना। सो बैटल्स अगेंस्ट विजयनगर इंक्लूडेड डिफीट बाय देवराय फर्स्ट। ये सारी बातें अपनी हो चुकी हैं, ठीक है ना। और इस समय देखेंगे क्या कि जो है जब फिरोज शाह जो होता है, जब उसको डिफीट कर दिया गया किसके द्वारा, देवराय फर्स्ट के द्वारा, थर्ड बैटल में, जो अभी आपको बताया 3 बैटल्स हुए थे, तो उस 2 बैटल में देवराय फर्स्ट हार गया था, थर्ड बैटल में जो है सो देवराय ने जो है सो किसको हराया, फिरोज शाह को हरा दिया था, ठीक है। इतनी बातें तो याद है हमारे पास। फिरोज शाह के बाद एक इंपॉर्टेंट सुल्तान यहां पे आता है बहमनी में, जिसका नाम है अहमद शाह। अहमद शाह को कई बार ना वली के नाम से भी बोलते हैं, इसको वली भी बोलते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज वली। ये सूफीज्म में इसका इंटरेस्ट था, सूफीज्म का ये फॉलोअर था, ठीक है ना, और इसीलिए इसको वली भी बोलते हैं, ठीक है ना, वली, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वली। हु कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर द ईस्टर्न, अगर हम लोग बात करें सी बोर्ड, राइट, इज इट क्लियर। अहमद शाह साउथ, ये सारी चीजें हो गई। ही शिफ्टेड कैपिटल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है
ज़्यादा बातों को ध्यान में नहीं रखना है। इसने जो है सो वारंगल के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा, वारंगल साथ जीतेगा क्योंकि वारंगल ने विजयनगर को सपोर्ट कर दिया था फिरोज शाह के समय में, इसलिए वारंगल को भी ये क्या करेगा, डिफीट करेगा एटसेट्रा। तो ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। अहमद शाह के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसने अपने कैपिटल को शिफ्ट करा, ठीक है ना, कहाँ पर, कैपिटल टू बीदर, एंड एक्सपैंडेड इन्फ्लुएंस इनटू द मालवा, गोंडवाना एंड कोंकण, और वेस्टर्न कोस्ट की तरफ इसने अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाया व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू बीदर। ठीक है, नाउ अब आइए हम देखते हैं कि बहमनी एम्पायर में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसका नाम है महमूद गवां, इसके बारे में हमारी बातचीत आपके साथ हुई थी महमूद गवां के बारे में। तो देखते हैं महमूद गवां क्या है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो गवां है ही वाज अ मिनिस्टर, ठीक है ना, इससे एक टाइटल भी है जिसका नाम है मलिक तुजार, एक्चुअली हुमायूं शाह एक है, एक सुल्तान है बहमनी का। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बना दूं जो यहाँ पे नहीं है एनसीईआरटी के बुक्स में, उतना बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया, जस्ट टू गिव अ कंटिन्यूटी। तो हमने देखा कि फिरोज शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है, अहमद शाह, देन आता है मोहम्मद शाह, यह मुजफ्फर, हुमायूं शाह, एक नाम जान लीजिए। वो थोड़ा सा क्रूअल टाइप ऑफ किंग था, ठीक है ना, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद दो उसके नाबालिग बच्चे थे, ठीक है ना, और उसी के समय में देखेंगे कि इसका एक मिनिस्टर है जिसका नाम है महमूद गवां, ठीक है ना। महमूद गवां को उसको टाइटल दिया गया जिसका नाम है मलिक तुजार, मलिक तुजार, ठीक है, मलिक तुजार यानी कि चीफ ऑफ मर्चेंट का टाइटल दिया गया, मलिक तुजार। ठीक है, हम देखते हैं। सो हम देखें यहां पर इसको मलिक तुजार की टाइटल दी गई, ठीक है, यानी कि ये चीफ ऑफ मर्चेंट हुआ करता था, लेकिन काफी कॉम्पिटेंट था ये, तो इसको मिनिस्ट्री में भी स्पेस मिल गया, ठीक है ना। और इसमें दक्कन पर में जब नाबालिग बच्चे थे, जो रूलर था माइसा क्या, तो इसमें देखेंगे क्या कि एक्चुअली ही वाज अ डिफैक्टो रूलर, ठीक है ना, ये डिफैक्टो रूलर बन जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, महमूद गवां के नाम से बहमनी एम्पायर में जाना जाता है, लगभग 20 साल का समय इसके पास रहता है, नियरली 20 ईयर्स, ठीक है ना। और इसने एक एक्सपेंशन का काम भी किया, ईस्टर्न टेरिटरीज को जीता, रेडेड विजयनगर और कांची तक चला गया, ठीक है। गवां सिग्निफिकेंट मिलिट्री अचीवमेंट वाज कैप्चरिंग वेस्टर्न कोस्ट, ऑल्सो डाबोल एंड गोवा भी इसने जीता, ठीक है, डाबोल और गोवा भी जीतता है, ठीक है। इसके अलावा कांची तक भी चला गया था, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट दोनों पे जीतता है। द लास्ट डेल्टा जो है हेवी ब्लो टू विजयनगर, जो है सो एनहांसिंग ओवरसीज ट्रेड विद ईरान एंड इराक, और गवां के रहने की वजह से विजयनगर एम्पायर को काफी ज्यादा लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो महमूद गवां वाज इंपॉर्टेंट। बाद में फिर देखते हैं कि महमूद गवां के अगेंस्ट में जो है जो सुल्तान है उसके पास उसके कानून को बढ़ाया जाता है, और बाद में जो सुल्तान है उसने क्या कर दिया, उसने महमूद गवां को एग्जीक्यूट कर दिया। और एक्चुअली उसके बाद हम देखेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट या कैपेबल किंग या सुल्तान दिखाई नहीं देता है बहमनी एम्पायर में। बहमनी एम्पायर का ग्रेजुअली फिर डिक्लाइन भी हम देखेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरकनेक्टेड स्ट्रगल्स इन 15th सेंचुरी इंडिया के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो हमने देखा कि महमूद गवां एम टू सेटल द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद द किंगडम ऑफ मालवा ओवर गोंडवाना, बेरारा एंड कोंकण। आपने देखा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसकी वजह से ये क्या कर रहा था, बहमनी जो है मालवा तक अपने एम्पायर को फिक्स करना चाह रहा था। स्ट्रगल इन्वॉल्व अलायंसेस विद बहमनी सुल्तान सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम गुजरात अगेंस्ट मालवा, और गुजरात से बेहतर संबंध करके मालवा के विरुद्ध इसने अपने आप को खड़ा भी किया था, ठीक है। Despite prior agreements, the rulers of Malwa consistently aimed to seize Berar, leading to a battle with the Mahmud Gawang, ठीक है। लेकिन देखें सबके अपने टेरिटोरियल एम्बिशंस थे। मालवा भी जो है सो हम देखेंगे कि बरार के क्षेत्र को लेने की वजह से महमूद गवां के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है। Conflict in the south and west was strictly along religious lines, emphasizing political, strategic and economic factors. साउथ में कौन है बहमनी के, वो है हिंदू स्टेट जिसका नाम है विजयनगर। तो कॉन्फ्लिक्ट इन द साउथ इंडिया वाज नॉट स्ट्रिक्टली अलोंग रिलीजियस लाइंस, एम्फसाइजिंग पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है ना। हम देखेंगे क्या यहाँ पर में जो है, यहाँ पर पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना कि रिलीजियस कारण से। एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ये याद रखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न इन द साउथ इंडिया वाज नॉट स्ट्रिक्टली अलोंग द रिलीजियस लाइंस, नॉट strictly along. Religion was a factor, but that was not the sole factor and not the only factor, not the primary factor, बल्कि political, strategic and economic factor was equally important. Conflicts in both the northern and southern India were intervened, involving Malwa and Gujarat and Deccan matters and Orissa, confronting Bengal while जो है desiring the Coromandel coast, ठीक है। So ईस्टर्न कोस्ट पे भी ध्यान गया, बंगाल को भी जीतने की कोशिश करे एटसेट्रा, ये सारा काम इसने किया, ठीक है। अब देखते क्या है कि महमूद गवां के समय कुछ रिफॉर्म्स भी किए गए थे साउथ इंडिया के अंदर बहमनी एम्पायर में, उसको भी समझ लेते हैं। महमूद गवां ने इंपॉर्टेंट इंटरनल रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है ना। उसने क्या किया था, पूरा का पूरा जो बहमनी एम्पायर था उसका डिफरेंट प्रोविंसेस में उसने बांट दिया। इन प्रोविंसेस को बोलते तरफ, और उन सभी को तरफदार को अपॉइंट किया। सो व्हाट इज तरफ?
तरफ इज नथिंग बट सिंपली द प्रोविंसेस, प्रांत हुआ करते थे, ठीक है ना। सो कुल मिलाकर के 8 तरफ इसको बांटा गया, इसको तरफदार से बोलते हैं। ये जो प्रोविंसेस थे दे वर नोन एज तरफ, ठीक है। सो तरफ से नथिंग बट सिंपली द प्रोविंसेस। एक तो काम इसने ये किया, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया, ईच नॉवल सैलरी एंड ऑब्लिगेशंस वर फिक्स, जितने भी इसके अमीर वर्ग थे उन सभी का ऑब्लिगेशन उसने फिक्स कर दिया, उसकी सैलरी फिक्स कर दी, फिक्स्ड सैलरी एंड ऑब्लिगेशन वर फिक्स्ड, ठीक है ना, विद दोज मेंटेनिंग मिनिमम ऑफ 500 हॉर्स, कंटिजेंट रिसीविंग 1 लाख हूंस, हूंस वाज अ कॉइन एनुअली पेबल इन कैश और जागीर, लेकिन जो पेमेंट होता दैट कुड बी इन कैश or in Zagir. So he fixed the obligation and their salary, and salary was not disbursed only in the cash, बल्कि ये जागीर में भी आपका क्या डिसबर्सल होता था, ठीक है। चलिए, so nobles paid by Zagir could claim expenses for land revenue collections. खालिसा lands were designated in each provinces for the state's expenses also, ठीक है ना। So देखा कि nobles paid by Zagir could claim expenses for land revenue collections. खालिसा lands were designated in each province for state's expenses. खालिसा लैंड का मतलब ही होता है स्टेट्स लैंड, क्राउन्स लैंड, ठीक है ना, क्राउन्स लैंड होता है। तो ये जो है वो क्या करते थे, वो हम देखेंगे क्या डिजिग्नेटेड होते थे स्टेट के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, यानी खालिसा लैंड वाज फॉर, ये क्या होता था, दैट इज कॉल्ड क्राउन्स लैंड, क्राउन्स लैंड, ठीक है ना, ये क्राउन्स लैंड है जो कि स्टेट एक्सपेंसेस को मीट करता था, ठीक है। चलिए, मोहम्मद गवाह के बारे में बात करें तो उसने कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करवाए। उसने बीदर में एक स्प्लेंडेड कॉलेज बनवाया जो कि 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी एंड 3 स्टोरी, ठीक है ना, इज इट क्लियर। रिनोवेटेड ये रिनाउंड स्कॉलर्स को उसने बुलाया ईरान से और जो है इराक से, और इस कॉलेज में उसने क्या किया, उन सभी को यहाँ पर में उनको इन्वाइट किया था, ठीक है। सो बीदर में उसने एक कॉलेज बनवाया, ठीक है, जहां से बाहर से भी ईरान और इराक से हम देखेंगे जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ आते थे, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रिप्स एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है ना। अब हम देखते क्या है, एक्चुअली 2 कॉन्सेप्ट है यहां पर, फिर से समझिए। एक कॉन्सेप्ट है आपका दकनीज का और एक अफाकीज का। दकनीज का मतलब होता है ओल्ड, जो है सो ओल्ड कमर्स बोलते हैं, यानी कि जो पहले जो पुराने वाले मुस्लिम्स हैं दे आर कॉल्ड अफाकीज, दकनीज, ठीक है ना, ये ओल्ड हैं, ये ओल्ड कैडर हैं। और जो अफाकीज हैं, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड न्यू कमर्स, ठीक है। अफाकीज वर न्यूज एंड दकनीज वर ओल्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि स्टेट के अंदर में जो ओल्ड जो मुस्लिम्स हैं, जो कमर्स हैं और जो न्यू कमर्स, उनके बीच में कांस्टेंट स्ट्रगल चलता है, कंस्पिरेसीज होती रहती है। और महमूद गवाह वाज बिलोंगिंग टू अफाकीज, ठीक है, यानी कि न्यू कमर था। जो महमूद गवाह था दैट वाज द अफाकीज, ठीक है। सो महमूद अ न्यू कमर स्ट्रगल टू गेन ट्रस्ट, ठीक है। अब न्यू कमर है तो जाहिर सी बात है इसको उस राज्य में सुल्तान का विश्वास प्राप्त करने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन इसके पास कॉम्पिटेंसी थी, इसके पास मेरिट था, टैलेंट था। महमूद गवाह धीरे धीरे स्केल अप होता चला गया, ठीक है। तो उसका होगा नतीजा क्या होगा, जो डकनी लोग होंगे वो सुल्तान के कानों को विस्पर करेंगे, पॉइजन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, उनके कानों में जहर उगलना शुरू करेंगे अगेंस्ट महमूद गवाह। एंड फाइनली महमूद गवाह वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डकनीज। उसके हम देखेंगे कि हम देखते क्या है, जो है सो इसके अगेंस्ट में कंस्पिरेसी होता है और फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ये कहानी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हिज अपोनेंट्स इन्फ्लुएंस द यंग सुल्तान, सुल्तान यंग था, मैंने बताया था नाबालिग था, तभी ये महमूद गवाह बना था। लिंडो महमूद गवाह एग्जीक्यूशन इन 1482, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर दलगत राजनीति की शुरुआत हो गई, षड्यंत्र बढ़ने शुरू हो गए बहमानी एम्पायर के अंदर, ठीक है ना। और फाइनली देखते हैं जो हम देखेंगे जो बहमानी एम्पायर था वो इतना वीक हो गया, एनर्जी में भी इतनी वीक हो गई कि फाइनली ये क्या होता है, इसके 5 जो है प्रिंसिपैलिटी में ये बंटना शुरू हो जाएगा, जिसमें है गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ठीक है। सो बहमानी एम्पायर जब टूटता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्ट्राइप्स, ये जो लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहा था किसके बीच में, अफाकीज और डकनीज के बीच में, और महमूद गवाह का जो है सो क्या हो गया, जो कि एक कॉम्पिटेंट आदमी था, जब उसका डिसअपियरेंस हो जाता है तो बहमानी एम्पायर कुछ समय का देखेंगे कि वो टूट जाएगा। टूटने के बाद बहमानी एम्पायर के बाद जो हम देखेंगे 5 स्टेट्स होंगे आएंगे, ठीक है ना, जिसमें आपके अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर और ये गोलकुंडा होता है हमारे पास, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं, दिस इज योर अहमदनगर, so Barar, Bidar, Golconda and this is your Vizapur. So this is the region of Bahmani, ठीक है। Now अब आगे हम देखेंगे क्या कि इसमें जो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा है, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा, ये 3, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा, बरार और बीदर वर नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा है वो दक्कन के पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। एंड फाइनली इसको हम देखते हैं कि शाहजहां और औरंगजेब के समय जो है मुगल एम्पायर में मिला लिया जाता है, ठीक है, 17th सेंचुरी में। बहमनी किंगडम सर्व्ड एज अ कल्चरल ब्रिज
ये एक तरीके सांस्कृतिक सेतु का कार्य भी करेगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में, बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, fostering unique cultural traditions with distinct features. These cultural traditions persist in successor states and influence the development of Mughal culture during the period also. ठीक है, ये बातें हो गई। अब आइए हम लोग बात कर रहे थे, ये तो एक मोटे तरीके से हम लोगों ने बात किया विजयनगर और बहमनी के बारे में। अब थोड़ा सा हम क्लाइमेक्स ऑफ विजयनगर को भी समझने की कोशिश करते हैं और फाइनली ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो विजयनगर एम्पायर है वो डिक्लाइन करता है और डिसइंटीग्रेट भी होता है। ठीक है, चलिए सुनाओ। अब आइए, जब देवराज सेकेंड होता है, जो आपने देखा था जो मोस्ट पावरफुल किंग था संगम डायनेस्टी के समय तक हमने देखा था, उसके डेथ के बाद 1446 में हम देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर में पूरा कंफ्यूजन का स्टेट आ जाता है। ठीक है ना, पूरा कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन का स्टेट रहा, यानी कि जो देवराज सेकेंड था दैट वाज द लास्ट पावरफुल किंग बिफोर द अराइवल ऑफ, बिफोर द इमर्जेंस ऑफ कृष्णदेवराय। तो यह हम कह लें कि संगम डायनेस्टी का सबसे पावरफुल जो किंग था वो कौन था, वो था देवराय सेकेंड। देवराय सेकेंड के बाद हम देखेंगे कि एक कंफ्यूजन का स्टेट बना रहा विजयनगर एम्पायर के अंदर। हम लोग देखेंगे विजयनगर एम्पायर में देखेंगे संगम डायनेस्टी के बाद डायनेस्टिक चेंज होता है और सलुवा डायनेस्टी आता है, लेकिन सलुवा डायनेस्टी के अंदर हम देखेंगे कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो है सो किंग यानी कि राजा नहीं बनते हैं। उसके जो इंपॉर्टेंट किंग आता है दैट इज कॉल्ड कृष्णदेवराय, जो बिलोंग करता है थर्ड डायनेस्टी से, इसका नाम है तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? सो देवराय से लेकर के अगर हम लोग बात करें कृष्णदेवराय के बीच में, वो देखेंगे पूरा का पूरा जो समय रहता है वो क्या है, एक तरीके से हम देखेंगे पॉलिटिकल कंफ्यूजन का पीरियड रहता है, एनार्किक पीरियड रहता है। कोई नथिंग, या हम बात नॉट नथिंग से, बल्कि रादर हम देखेंगे कोई मेजर कोई या सिग्निफिकेंट हम देखेंगे यहाँ पर कोई चेंजेस ऐसा नहीं होते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, सो हमने ये देखा। अब हम लोग बात करते हैं कृष्णदेवराय, जो बिलोंग करता है किससे, तुलुवा डायनेस्टी से। ये किससे बिलोंग करता है, तुलुवा डायनेस्टी से। डायनेस्टी से तीन डायनेस्टी हो गए, संगम, सलुव एंड दिस कॉल्ड तुलुवा डायनेस्टी, और लास्ट जो डायनेस्टी दैट इज कॉल्ड अरिवाडू डायनेस्टी। ठीक है, लेकिन उस समय तक तो हम देखेंगे जो ग्लोरी ऑफ विजयनगर एम्पायर है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर जाएगा, समाप्त हो जाता है। ठीक है, कृष्णदेवराय के बारे में अगर हम बात करें तो कृष्णदेवराय क्या करता है, ये क्या जो भी उसके पास इंटरनल चैलेंजेस थे उसको सक्सेसफुली वो काउंटर करता है। ठीक है ना, उसके अलावा हम देखेंगे क्या राइवलरी भी इसकी होती है बहमनी एम्पायर के साथ। ठीक है, इसके साथ देखेंगे कि 7 ईयर सीरीज ऑफ बैटल चलता है कृष्णदेवराय का, कंपेल्ड उड़ीसा टू रिटर्न टेरिटरीज अप टू द रिवर कृष्णा। हम देखेंगे क्या कि जो ईस्टर्न पार्ट है, जहां के उड़ीसा वाला पार्ट है, यहां से क्या करता है ये लगातार उड़ीसा के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा और जो है वो अपने टेरिटरीज को जो है सो कृष्णा नदी तक वो क्या करेगा, वो एक्सपैंड भी करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके कई चैलेंजेस हैं। एक तो चैलेंज था अपने जो इंटरनल जो भी चैलेंजेस थे उसको काउंटर करने का, इसके अलावा जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे उसको भी इसने काउंटर करा और अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी इसने करा, जो है ईस्टर्न कोस्ट पर अगर हम बात करें तो टिल रिवर कृष्णा तक। ठीक है, कृष्णदेवराय रिन्यूड द स्ट्रगल फॉर द तुंगभद्रा द्वाब, फेसिंग एन अलायंस बिटवीन द बीजापुर एंड उड़ीसा। और ये तो हमारी बात हो ही रखी, तुंगभद्रा वाज ऑलवेज क्या है, अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी, यानी कि विजयनगर और बहमनी के बीच में अगर देखेंगे तो हमेशा एक संकट बना रहा, एक कलेश बना रहा, किसकी वजह से, तुंगभद्रा द्वाब को लेकर के। कृष्णदेवराय के बारे में हम बात करें तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ही वाज अ बेनेवलेंट रूलर। ठीक है ना, प्रोलिफिक बिल्डर, उसने कई बिल्डिंग्स भी बनवाई, शहरी बसा नागलापुरा अपने मदर के नाम पे, लिटरेरी पैट्रोनाइज इन विजयनगर एम्पायर। इसका मतलब क्या है, ही वाज अ गुड रूलर, बिल्डर भी है ये और ये लिटरेरी पर्सनालिटी भी है। ठीक है ना, अगर हम इसके बारे में बात करें तो विजयनगर जो एम्पायर है इसके बारे में कई फॉरेन ट्रैवलर्स ने इसके बारे में, कृष्णदेवराय के बारे में और विजयनगर के बारे में लिखा है। इसमें एक नाम है डोमिंगो पायस का भी। ठीक है ना, सो डोमिंगो पायस और यू कैन से पायस, उसने काफी कुछ लिखा भी है। इसने ये कहा भी है कि ही वाज एन एक्नॉलेज्ड रूलर, ही वाज जस्ट, यानी कि न्याय प्रिय शासक था, जस्ट रूलर है, केयरिंग रूलर है, केयरिंग अबाउट हिज सब्जेक्ट्स, अपने लोगों को लेकर के बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, नोटेड फॉर ओकेजनल फिट्स ऑफ रेज आल्सो। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसको गुस्सा भी आ जाता है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे क्या चीज, इसको इसके जो बेनेवलेंस है इसको हम देखेंगे कई फॉरेन ट्रैवलर्स ने और लोकल्स ने भी इसके बारे में लिखा है। ठीक है ना, एंड ही वाज अ प्रोलिफिक बिल्डर आल्सो। ठीक है ना, इसने कई जो है टैंक्स बनाए, यानी तालाब खुदवाए इरिगेशन के लिए। इसने अपने माँ के नाम पर में एक शहर भी बनाया जिसका नाम है नागलापुर, न्यू टाउन, जिसका नाम है नागलापुर, आफ्टर द नेम ऑफ हर हिज मदर, नागलापुर। ठीक है ना, नागला देवी के नाम पर, नेम्ड आफ्टर हिज मदर नागला देवी, मदर नागला देवी। तो देखेंगे कि इसने शहरों का भी निर्माण किया,
उसने इरिगेशन के लिए कई टैंक्स का निर्माण करवाया, एटसेट्रास। ठीक है, इज इट क्लियर? इसके अलावा देखेंगे कि ये खुद जो है, अगर हम बात करें कृष्णदेवराय के बारे में, तो ही वॉज प्रोफिशिएंट इन तेलुगु एंड संस्कृत। ठीक है ना, तेलुगु और संस्कृत का अच्छा जानकार भी था और इसने कई किताबों को भी लिखा। अमुक्त माल्यद, जामवती कल्याणम, उषा परिणयम, ये कुछ किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, जिसने कि किसमें लिखा है, जो जैसे अमुक्त माल्यदा, ठीक, अमुक्त माल्यद, ठीक है ना, जामवती कल्याणम, उषा परिणयम, ये संस्कृत में है, अमुक्त माल्यद दैट इज इन तेलुगु। ठीक है, तो ये खुद भी तेलुगु और संस्कृत में लिखा गया। जैसे मैंने कहा किताबों के नाम के बारे में, अमुक्त माल्यदा जो कि तेलुगु में लिखा गया है। ठीक है ना, तेलुगु में ये किताब है कृष्णदेवराय की, दैट इज इन तेलुगु। ठीक है ना, तेलुगु के अंदर, तेलुगु। ठीक है, इसके बाद उषा परिणयम, ठीक है ना, ने बताया वो भी आपका उसका संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, पैटर्न एक्सटेंडेड टू पोएट्स इन तेलुगु, कन्नड़ एंड तमिल। ठीक है ना, इसके देखेंगे क्या कि इसके दरबार में कई जो है विद्वान रहते थे जो विभिन्न भाषाओं के जानकार थे। तेलुगु पोएट्स भी थे, कन्नड़ पोएट्स भी थे, तमिल पोएट्स भी थे। ठीक है ना, और इसके दरबार में देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 8 तेलुगु पोएट्स जिसको बोलते हैं अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ 8 तेलुगु पोएट्स इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं, ये इसने लिखा। फॉरेन ट्रैवलर्स, बारबोसा, पायस, नूरीज, सब ने इसके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। ठीक है ना, इसके अलावा हम देखेंगे ही रिसीव ट्रिब्यूट्स फॉर द जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है ना, कृष्णदेवराय रिसीव ट्रिब्यूट फॉर द जस्टिस एंड इक्विटी प्रिवेलिंग इन दिस एम्पायर फ्रॉम बारबोसा एंड अदर ट्रैवलर्स। और उसके न्यायप्रियता के बारे में, ठीक है ना, सहृदयता के बारे में बारबोसा जैसे ट्रैवलर्स ने उसके बारे में काफी कुछ लिखा भी है। अब फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर, अब देखते क्या है। 1530 में ये जो महान शासक है कृष्णदेवराय, इसका डिक्लाइन हो जाता है, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद हम देखेंगे क्या, कृष्णदेवराय के बाद इसका लड़का है जिसका नाम है सदाशिव राय, वो गद्दी पे आता है। ठीक है, बट ही वॉज अ माइनर, ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है ना, ये अल्प अवयस्क है, ये अनुभव विहीन है। ठीक है ना, इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि वो गद्दी पे आता है जिसका नाम है सदाशिव राय। तो उसको हम देखेंगे क्या कि जो सदाशिव राय है उसका रिजेंट बन करके आता है, वो बनती आता है कौन, उसका ब्रदर जिसका नाम है राम राय। ठीक है, तो एक्चुअली इस समय होता क्या है कि है तो 3 लोग, लेकिन 2 लोगों के बारे में हम लोग बात करें। एक तो सदाशिव राय जो डिजरे है, और डिफैक्टो यानी जो एक्चुअल पावर है दैट वाज राम राय के हाथ में था। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट अबाउट राम राय? राम राय बहुत बड़ा अपने आप को 30 मार खां समझते थे। इन्होंने क्या किया कि जो विजयनगर के एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे बहमनी राज्य के जो भी ब्रेकअवे पार्ट्स थे, जो भी स्टेट्स थे, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार, सबके सब मुस्लिम स्टेट्स थे। इस सब के साथ ने सीक्रेट अलायंस कर लिया। ठीक है ना, वन अगेंस्ट द अदर। ठीक है ना, और सबका कॉन्फिडेंस ले लिया, वो ये सोच करके कि आगे चलकर होगा क्या कि ये जो है विजयनगर एम्पायर क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड फील करेगा। ठीक है ना, और इसके बाद कोई भी एक चैलेंज जो है, जो अभी तक लगातार बहमनी राज्य की तरफ से जो आ रहा था, जो अभी तक विजयनगर बहमनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अगर सबके साथ मेरे संबंध मधुर अगर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो विजयनगर जो है अटैक नहीं होगा, विजयनगर पर अटैक नहीं होगा। और बाकी वो जितने भी स्टेट्स थे, विजयनगर हो, अहमदाबाद हो, गोलकुंडा हो, बिरार हो, बीदर हो, ये सब आपस में म्यूचुअली क्या थे, एक दूसरे को लेकर क्या थे, सस्पिशियस थे। ये अपॉर्चुनिटी था किसके लिए, विजयनगर के लिए, और विजयनगर में भी राम राय के लिए। तो सबके साथ सीक्रेट अलायंस कर लिया। और मैं बताऊंगा साधारण भाषा में, एकदम हट करके भाषा में, तो उसने क्या किया, हर एक के विरुद्ध एक दूसरे के साथ उसने संबंध स्थापित कर लिया। कहा कि भाई अहमदनगर मैं आपका फ्रेंड हूं, बीजापुर को पता नहीं चलना चाहिए, गोलकुंडा को पता नहीं चलना, बरार और बीदर को नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा इसने गोलकुंडा के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया और कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब तक ये बातें कवर्ड थी तब तक तो विजयनगर एम्पायर बिल्कुल प्रोटेक्टेड था। लेकिन जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग सभी के अंदर डेवलप हो गई कि ये एक चाल है किसकी, राम राय की, तो जो जितने भी ये जो म्यूचुअली मतलब ये जो ब्रेकअवे पार्ट्स थे बहमनी एम्पायर के, वो सब के सब इकट्ठे हो गए। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ठीक है ना, एंड बीदर, ठीक है, इकट्ठा हो गए। लेकिन बरार जो है वो इकट्ठा नहीं होता। ये 5 स्टेट थे, ठीक है ना, जिसमें से क्या होता है कि एक जो बरार वॉज नॉट बेकरार, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो अलग रहेगा। तो हम देखते क्या है कि एक अलायंस बनेगा, एक अलायंस बन जाता है। मैं आपको बता देता हूं, एक अलायंस बना, ठीक है ना। सो राम राय के अगेंस्ट में कह लीजिए, और राम राय के समय जो किंग है वो कौन है, सदाशिव राय। ये तो आपको समझ में आ गई कहानी, किंग यही सदाशिव राय, ठीक है। उसका रीजेंट है कौन, राम राय। और राम राय ने डकनी स्टेट्स के साथ क्या किया था, एक सीक्रेट अलायंस किया था,
ठीक है, डाकनी स्टेट्स के साथ। और जो डाकनी स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें आपको 5 बताया। बीजापुर है, गोलकोंडा है, गोलकोंडा, फिर अहमदनगर है, अहमदनगर है, बीदर है, और फाइनली क्या है, बरार है। इन सभी ने क्या किया, इन 4 ने, जो पहले 4 हैं, इन लोगों ने मिलकर अपना एक अलायंस बना लिया। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, इन सभी ने मिलकर के अपना क्या कर लिया, एक अलायंस बनाया, अलायंस बनाया अगेंस्ट विजयनगर। और विजयनगर में इसमें किंग कौन है, विजयनगर का किंग कौन है, सदाशिव राया, और उसका रीजेंट कौन है, राम राया। ठीक है, लेकिन इस वाले में अगर हम लोग बात करें तो हम देखते क्या है कि जो ये बरार है, दिस वाज नॉट इन दैट अलायंस, ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस अलायंस, ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, अब ये जो है सारे अलायंस बना करके क्या करेंगे, अगेंस्ट विजयनगर आएंगे, विजयनगर। और विजयनगर के जब अगेंस्ट आएंगे तो एक इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है जिसका नाम है बन्नी हट्टी की लड़ाई। इसी को बोलते हैं राक्षस तांगड़ी, राक्षस तांगड़ी, तांगरी। इसी को बोलते हैं तल्लीकोटा की लड़ाई। ठीक है ना, यानी कि लड़ाई होती है 1565 में, और इसमें चारों ने मिलकर के किया कि विजयनगर एम्पायर को डिफीट कर दिया। इस डिफीट में अगर कहें तो द ग्लोरी ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज लॉस्ट फॉर एवर। हालांकि इसके बाद भी नेक्स्ट 100 ईयर्स तक विजयनगर एम्पायर वाज इन एग्जिस्टेंस बट विदाउट एनी ग्लोरी एंड पावर। ठीक है ना, आगे चल करके जो चमक थी, जो रोशनी थी, जो ग्लोरी था, जो पावर था किसका, वो था विजयनगर एम्पायर का। वो आफ्टर दिस बैटल क्या हो गया, वो खत्म हो गया। सो प्रैक्टिकली इफ आई टॉक टू यू, ठीक है ना, तो आई कैन से कि ये जो है वर्चुअली जो विजयनगर एम्पायर है दैट लॉस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ बनीहट्टी और तलीकोटा और राक्षस तांगड़ी, यू कैन से। ठीक है ना, ऑल्दो इट वाज इन एग्जिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, अगले 100 साल तक ये अस्तित्व में बना रहेगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पे इस समय आते आते हम देखेंगे जो विजयनगर एम्पायर था उसका सूरज अस्त हो चुका था। ठीक है, इतनी बातें समझ गए नाउ। सो ये 1565 में ये कहानी हुई। अब यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट में जो अलायंस बना उसमें कौन सा स्टेट शामिल नहीं था, दिस वाज बेरार। सो बेरार वाज नॉट बेकरार, याद रखिए, बेरार वाज नॉट बेकरार। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो डकनी स्टेट्स, जो बहमनी, जो ब्रेकअवे पार्ट्स है जिन्होंने अपना एक अलायंस बनाया, उसमें बेरार वाज नॉट शामिल, वाज नॉट अ पार्टिसिपेंट। ठीक है ना, सो बेरार वाज नॉट बेकरार इन द फॉर दिस काइंड ऑफ, मतलब आई मीन कॉन्फ्लिक्ट विद विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो ये पूछा गया कि एग्जामिनेशन में भी, यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है कि राक्षस तांगड़ी में कौन सा विजयनगर एम्पायर का स्टेट शामिल नहीं था, दिस वाज योर बेरार। इतनी बातें हो गई। ये बन्नीहट्टी की लड़ाई, इसी को तलीकोटा की लड़ाई, इसी को बोलते हैं हम लोग किसकी लड़ाई, दैट इज कॉल्ड राक्षस तांगड़ी की लड़ाई। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करें। Held lofty view of kingship, ठीक है ना, कृष्णदेव राय's advice on governance and taxation moderation. King's shout guidance, एक तो राजा होता था, ठीक है, और राजा की सहायता के लिए पूरा मंत्री परिषद होता था। ठीक है ना, ठीक है, जिसमें कि अच्छे विद्वान लोग, प्रोमिनेंट नॉबल्स, एजुकेटेड पर्सन्स, ये सब शामिल होते थे। ठीक है ना, सो फॉर द असिस्टेंस ऑफ किंग देयर यूज्ड टू बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राजा के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद यहां पे हुआ करता था। किंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंक्लूडेड राज्य, मंडलम, नाडु, अस्थलेंद्र, ग्रामा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि हम बात करें तो पूरे तरीके से जो किंगडम था दैट वाज डिवाइडेड इनटू, ये दिस वाज योर राज्य, इट वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम, मंडलम वाज डिवाइडेड इनटू नाडु, नाडु वाज इन अस्थल एंड अस्थल वाज इन ग्रामा। सो ये अस्थल याद रहेगा, दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, will weaken Chola's tradition of village self-government with growing hereditary नायकाशिप limiting local autonomy. That is very much important. ये एक conceptual point है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको समझा देता हूं। देखिए साहब, क्या है, साउथ इंडिया में अगर हम लोग जब बात करें साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बॉस, हिस्ट्री के बारे में बात करें
तो हमने देखा था मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक के बाद हमने देखा संगम एज, संगम के बाद देखा हमने चोलास, चोलास के बाद हम यहीं पे देखेंगे विजयनगर, और कई लोग बहमनी के किंग पार्ट वाले में देखेंगे, वहां पर मराठास को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब क्या है कि हम लोग साउथ इंडिया में बात करें तो ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो हमें कवर करना होता है, मेगालिथ, संगम, चोलास एंड विजयनगर। आपको ये मालूम होगा कि जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन है या चोला एम्पायर है, दैट वाज नोन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, एक पहचान थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इन अ वेरी थ्राइविंग स्टेट, ठीक है ना। देखें बहुत फुल ऑटोनॉमी वाज गिवन टू देम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। सो चोला एडमिनिस्ट्रेशन और यू कैन से चोला पीरियड इज एक्नॉलेज्ड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट दे हैव बिल्ट, ठीक है ना, वो उनके लिए जाना जाता है, ठीक है। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। विजयनगर एम्पायर में जब हम आते हैं तो देखें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज कंटिन्यूड, ठीक है ना। अगर हम देखें तो यहां पर भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस है, ठीक है ना, पूरी तरीके से हेरिडिटरी नहीं, जैसा कुछ नहीं है, ऑटोनॉमस है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विजयनगर एम्पायर में भी कंटिन्यू करेगा, लेकिन इसकी ऑटोनॉमी डिक्लाइन कर जाएगी, ऑटोनॉमी डिक्लाइन करेगी एंड इट बिकम हेरिडिटरी। और हेरिडिटरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इस समय देखेंगे एक व्यवस्था थी, दैट इज कॉल्ड अमरम या नायका सिस्टम, ठीक है ना। सो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखते क्या है कि यहां पर विलेज गवर्नमेंट आता है, हेरिडिटरी किंगशिप लिमिटिंग द ऑटोनॉमी, ठीक है। नायका जो सिस्टम है जिसको बोलते हैं अमर नायकम सिस्टम, अमरम, ठीक है ना। जो है नायका सिस्टम जो कि हेरिडिटरी ऑफिस हुआ करता था, ये जो है लोकल गवर्नमेंट के जो ऑटोनॉमी है उसको ये डिक्लाइन करता है, उसको इरोड करता है। तो ये आपको याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, चोला पीरियड में भी था, बट इट वाज फुल्ली ऑटोनॉमस, बट द ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिक्लाइन ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर जस्ट बिकॉज ऑफ द नायका सिस्टम, नायंकर सिस्टम, नायंकर सिस्टम, just because of Nayangar system, or you can say Nayaka system, because of this Nayaka system, because of this Nayaka system. Is it clear? ठीक है, ये याद रखिएगा कि इस समय भी हम देखेंगे क्या है कि हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लेकिन इस समय जो है उसका जो ऑटोनॉमी है वो डिक्लाइन करेगा। अब आज हम लोग देखें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हमने बात कर ही लिया कि यहां पर किंग होता था, वो द सोर्स ऑफ ऑल पावर। उसके हेल्प करने के लिए यहां पर एडवाइजरी बॉडी के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करता था। राज्य जो है राज्य हो गया, उसी को मंडलम बोलते हैं, यानी कि पूरा का पूरा साम्राज्य डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मंडलम। मंडलम जो है वो प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है। और यहीं पर हम देखेंगे अमर नायकम सिस्टम और नायंकारा सिस्टम था, ठीक है ना, अमर नायकम और नायंकारा सिस्टम, ठीक है ना। एंड जो है सो हमारे पास ये बेसिकली क्या, इट्स अ काइंड ऑफ फ्यूडल काइंड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। नायकास गवर्नर्स थे, दे वर द फ्यूडल मिलिट्री चीफ्स, जो ये आपके नायक्स हैं, अमर नायकास, ये नायकास हैं, ये फ्यूडल मिलिट्री चीफ्स हैं, हु कुड हैव रेवेन्यू असाइनमेंट्स, और रेवेन्यू असाइनमेंट्स के लिए इनको लैंड दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं अमरम, ठीक है। जैसे कि आपने पहले देखा ना जमींदारी, ये आपने सुना होगा सामंतवादी सिस्टम में सामंत को लैंड दिया गया, इक्ता सिस्टम में आपने देखा था इक्तादारों को इक्ताज दिए गए, लैंड असाइनमेंट्स दिया गया। इसी तरीके से विजयनगर एम्पायर में जो लैंड असाइनमेंट है उसको दैट इज कॉल्ड अमरम या और अमर, ठीक है। नाडु जो है दैट वाज डिस्ट्रिक्ट, और नाडु वाज डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप ऑफ नाडु दैट इज कॉल्ड वेंथी, ये याद रखें, ग्रुप ऑफ नाडूज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कई ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप को वेंथीज बोलते हैं, समथिंग लाइक कमिश्नरेट। देन इट वाज डिवाइडेड इनटू सब डिस्ट्रिक्ट्स जिसको हम बोलते हैं स्थल, ठीक है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस होता था। एंड देन फाइनली यू हैव व्हाट दैट इज कॉल्ड विलेज। विलेज में क्या है, हमारे पास जो है आयंगर सिस्टम था, दैट इज कॉल्ड आयंगर सिस्टम। ये लोकल ऑफिशियल से मेंटेन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सो अमर नायकम इज इंपॉर्टेंट, नायकम सिस्टम, जो कि समथिंग लाइक आपके पास क्या है, फ्यूडल मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे, ठीक है, जिनको कि लैंड जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इनको लैंड असाइनमेंट मिलता था, जो कि अमरम सिस्टम बोलते थे। और जो है आयंगर सिस्टम है, ये विजयनगर के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएटेड था, एसोसिएटेड विथ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है सर, इज इट क्लियर? देन फाइन। नाउ इनिशियली रॉयल प्रिंसेस वर सर्व्ड एज प्रोविंशियल गवर्नर्स। हम देखेंगे कि जो
मंडलम होता था शुरुआती दौर में, हम देखेंगे कि जो राजकुमार होते थे उनको ही यह जिम्मेदारी गवर्नरशिप की मिलती थी प्रांतों की, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि जो नॉबिलिटी है, जो वासल्स है, उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी शुरू हो गई। ठीक है, नाउ चैलेंजेस टू सेंट्रल अथॉरिटी इन विजयनगर एम्पायर, इसके बारे में बात करें। सॉवरेन रूलर्स, ठीक है ना, रिस्टोर्ड टेरिटरीज आफ्टर डिफीट इन द वॉर। ब्रिटिश चिफ्स नोन एज पालाइगर्स और नायकास रिसीव्ड अमरम फिक्स्ड रेवेन्यू। मैं सीधा सिंपल बता देता हूं इसको, और सिंपल से बता देता हूं कि डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन में हुआ क्या। विजयनगर एम्पायर है ये, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर हुआ, दिस यूज्ड टू बी एम्पायर, एक साम्राज्य था। अब हमारे पास क्या है कि जो नायकम सिस्टम है, नायंगर व्यवस्था है, नायंकर जो सिस्टम है, इसमें आपके पास क्या है, नायक्स हैं, नायक्स हैं जो कौन है, ये फ्यूडल मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, फ्यूडल मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं। इनके पास रेवेन्यू असाइनमेंट्स भी हैं, हार्ड रेवेन्यू असाइनमेंट्स, रेवेन्यू असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। और इसके लिए इनको जो लैंड दिया गया दैट इज कॉल्ड अमरम और अमर, अमरम और यू कैन से अमर, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज द थिंग नाउ। सो हमने देखा क्या, दिस इज अ नायंकर सिस्टम, विजयनगर एम्पायर में था, नायकास थे जो कि फ्यूडल मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, इनके पास क्या था, रेवेन्यू असाइनमेंट्स थे, और इनको लैंड जो मिला दैट इज कॉल्ड अमरम, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको आप लोग देखिए, हार्ड लैंड, ठीक है, इज इट क्लियर? सो नायंकर सिस्टम, ये नायंकर सिस्टम तब तक इफेक्टिवली चलता रहा जब विजयनगर एम्पायर में किंग वाज पावरफुल, ठीक है। लेकिन जैसे ये डिफीटेड हुआ, जब ये वॉर में डिफीट हो गया, तल्लीकोटा या बन्नी हट्टी की लड़ाई कहें, वहां पर जब जब विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू कर दिया और जो किंग्स है वो कैपेबल नहीं रहे, तो ये जो नायकास है ना, ये नायकास, इनका एम्बिशंस राइज करना शुरू हो गया, पॉलिटिकल एम्बिशंस राइज हुआ, एम्बिशन इनका क्या हुआ, रोज होना शुरू हो गया। और ये क्या करेंगे, नायकास अपना इंडिपेंडेंस क्लेम करेंगे, इंडिपेंडेंस क्लेम करेंगे, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंस क्लेम करके छोटे छोटे क्या नायका स्टेट्स बनाएंगे, नायक राज्य बनाएंगे, जैसे कि मदुरई में, तंजावुर में, ठीक है ना। और जो मदुरई का जो टेम्पल है, ये जो मदुरई के नायक्स थे उन्होंने ही बनवाया था। सोचिए कितना प्रॉस्पेरिटी इनके पास रहा होगा कि मदुरई जैसा टेम्पल इन्होंने क्रिएट कर दिया। और यही एक्चुअली डिक्लाइन के बाद जो है विजयनगर के बाद डिसइंटीग्रेशन का कारण भी बना, डिसइंटीग्रेशन का कारण भी बना, डिक्लाइन डिसइंटीग्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो डिक्लाइन शुरू हुआ कब, हम देखेंगे राम राया के समय में, सदाशिव राया राम राया के समय में, बन्नी हट्टी की लड़ाई, राक्षस तांगड़ी की लड़ाई, तल्लीकोटा की लड़ाई, और डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ नायंकर सिस्टम। गॉट मी? कि अब ये इनके पास जो लैंड्स, जो असाइनमेंट्स थे, इसमें इनका पॉलिटिकल एम्बिशंस राइज होना शुरू हो गया और इन्हें सेंट्रल अथॉरिटी को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया। और फाइनली जो विजयनगर एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट करा। और देखेंगे इस तल्लीकोटा की लड़ाई के बाद, बन्नी हट्टी की लड़ाई के बाद, या राक्षस तांगड़ी की लड़ाई के बाद लगभग 100 वर्षों तक विजयनगर एम्पायर रहा, मौजूद रहा, लेकिन ये अपना ग्लोरी खो चुका था। अब आगे इकोनॉमिक कंडीशन एंड अर्बन लाइफ इन विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। ये मार्केट का एक सीन आपको दिखाया गया है जो कि उजरा हुआ सा दिखाई देता है। पीपल जो है यहाँ पर में बड़ी संख्या में क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, कपड़े भी इनके अच्छे हुआ करते थे, ऑर्नामेंट्स, क्लॉथिंग्स, ठीक है ना, डिफरेंट क्लासेस के द्वारा। पीजेंट्स के ऊपर कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, ठीक है, बेस्ड ऑन क्रॉप्स, इरिगेशन मेथड्स क्या यूज करें उसके हिसाब से उनको टैक्सेशन लगाया जाता था। टैक्सेस में क्या क्या था तो हम देखेंगे यहाँ पर में लैंड टैक्स होते थे, प्रॉपर्टी टैक्स था, सेल्स टैक्स था, प्रोफेशनल टैक्सेस थे। इनफैक्ट इसमें प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर भी टैक्स था, जो बार्बर्स थे उनको भी टैक्स किया जाता था, ठीक है ना। सो प्रोफेशनल टैक्स वाज आल्सो देयर, कंट्रीब्यूशन, दैट इज अ काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, कह सकते हैं कि जब कोई संकट की स्थिति होती थी तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस भी दिए जाते थे, तो इस तरीके से टैक्स लिया जाता था, ठीक है ना। You can understand is something like cess today, tax on tax. So during the time of crisis there used to be a kind of tax, ठीक है ना, that is called what, emergency tax or your contributions. अर्बन लाइफ फ्लरिश था, ठीक है ना, अराउंड टेम्पल, जो टेम्पल था इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत बड़ा सेंटर होता था, और मंदिर के चारों तरफ हम देखेंगे बाजार लगते थे और वही शहरों को विकसित भी करते थे। सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रेड ऑल्सो, ठीक है। सो उसने इसका व्यापार में रोल भी होता था, ठीक है। इतनी बातें समझ गए हम लोग। तो हम देखेंगे इसमें व्यापार में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था किसका, मंदिरों के द्वारा, ठीक है। इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट,
एडवेंट ऑफ द पोर्टुगीज, ठीक है ना। देखिए पोर्टुगीज के राइज के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दिस मैन इज नो अदर देन वास्को डी गामा, ठीक है ना। यहां हम देखेंगे तो यह है अफ्रीका, यहीं आपके पास पोर्तुगाल, ठीक है, यहीं पे आपके पास है स्पेन, ठीक है। अब ये पोर्तुगाल स्पेन ही क्यों बता रहा हूं, दिस पार्ट इज पोर्तुगाल, तो यहीं पे आपके पास है स्पेन, ठीक है ना, स्पेन एंड पोर्तुगाल है। हम देखेंगे क्या कि ये जो भारत की खोज हुई है इसमें हम देखेंगे पोर्तुगाल और स्पेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और फाइनली इसमें जो जीत होती है वो होती है पोर्तुगीज की, पोर्तुगाल की, ठीक है। वास्को डी गामा जो है वो आता है 1498 में कैलिकट में। एक्चुअली हुआ क्या कि यूरोप में कुछ कुछ क्रांति हुई, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट्स हुए, रिनेसा आया, पुनर्जागरण का काल हुआ, रिफॉर्मेशंस हुए, सुधार आंदोलन चला, वहां पे रिफॉर्मेशन चला, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलोनियल इंटरेस्ट भी जगना शुरू हो गया। लोगों ने अब जो है सो ईस्ट की तरफ रुख करना शुरू किया, उन्होंने भारत के साथ संबंध को जोड़ने की कोशिश करी, और हम देखेंगे क्या उसके पीछे का रीजन ये था, उसके पीछे कारण क्या था कि इस समय जो लोग हैं वो समुद्र के रास्ते क्यों ईस्ट की तरफ आना चाह रहे थे, क्योंकि अभी तक जो व्यापार आपके पास हो रहा था ना साहब, जो व्यापार हो रहा था दैट वाज थ्रू, अगर हम लोग बात करें तो लैंड रूट के थ्रू इंडिया तक हो रहा था, दिस वाज थ्रू लैंड एंड सी, इधर से हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता, ऑटोमन एम्पायर के आने के बाद से, ऑटोमन मतलब हमारे पास जो टर्क्स हैं उनके हाथों में आने की वजह से यहां पर टैक्सेशन सिस्टम बड़ा हेवी हो गया था, ऑक्टोरॉय बहुत ज्यादा लगाए जाने लगे थे। इसका मतलब ये ट्रेड जो था वो अब बेनिफिशियल ट्रेड नहीं था। तो इसमें जो पुर्तगाल और स्पेन के जैसे जो लोग थे यहां पर में, जो यहां पर में बताऊं मैं तो जो एंटरप्राइजिंग जो यहाँ के जो रूलर्स थे उन लोगों ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया कि हम सी रूट के थ्रू इंडिया को डिस्कवर करेंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे और हम ट्रेड रिलेशन को स्टैब्लिश करेंगे। तो यहाँ जो ऑटोमन एम्पायर आ गया ना, जिसकी वजह से हम देखेंगे एक तरह का ट्रेड ब्लॉकेट क्रिएट कर दिया गया था, एंड देयर वाज अ नेसेसिटी कि हम क्या करें, समुद्र के रास्ते जाकर के, यानी कि ऑल्टरनेटिव रूट को खोज करके हम लोग थ्रू सी हम क्या करें, ईस्ट से अपना ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करें। और इसमें जो इनिशिएटिव लिया किसने, पोर्तुगाल ने, और जो है स्पेन ने भी। पुर्तगाल के ही 1498 में वास्को डी गामा क्या करते हैं, इसी डिस्कवरी के कारण जो है सो 1498 में कैलिकट, यानी कि यहाँ पे कैलिकट जैसे पार्ट केरला में, कैलिकट में ये इनका लैंडिंग होता है, ठीक है ना। और यहीं से यूरोपियन कॉलोनियल रूल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। और जिस जो है सो दैट विल सेट बैक टू इंडियन ट्रेड्स एंड ट्रेडर्स आफ्टर डी गामास अराइवल। और उसके बाद से ही जो भारत का व्यापार है और जो व्यापारी हैं उनका जो है सो सेटबैक लेना शुरू हो गया, उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब हम देखते हैं कि जो इंपैक्ट ऑफ पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स हैज बीन रीवैल्यूएटेड बाय हिस्टोरियंस चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल नैरेटिव्स, ठीक है ना। अब देखिए पुर्तगाल इंडिया में आते हैं, लीडिंग टू द पोर्तुगीज टू इंडिया इंक्लूडेड द ग्रोथ ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ओरिएंटल गुड्स एंड ऑटोमन टर्क्स कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट्स। तो हमने देखा क्या, हमने ये बात करा, आपसे ये बताया कि पहला तो देखा कि जिस ट्रेड रूट के सहारे ये लोग आते थे भारत के साथ, यूरोप का व्यापार होता था, वहां पर ऑटोमन टर्क्स आ गए थे और टैक्सेशन का बोझ इतना ज्यादा लाद दिया था कि व्यापार वाज नॉट प्रॉफिटेबल। उसके बाद हम देखेंगे यूरोपियन मार्केट में इंडियन गुड्स और ईस्ट के गुड्स की, यानी जो ओरिएंटल गुड्स हैं उनकी मांग बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से व्यापार करना जरूरी था ईस्ट की तरफ, और इसके लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स को ढूंढना जरूरी था, ठीक है। ये बातें हमने आपसे बात कर ली, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इनिशियली ट्रेड होता था, दिस वाज डिसरप्टेड, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे कि डिसरप्टेड था तो ये कोशिश की गई कि वापस से इधर से सी रूट को खोजा जाए, और इसमें हेनरी द नेविगेटर, इसका नाम है डॉम हेनरी इसको बोलते हैं, इसने नेविगेशन को प्रमोट किया। जो भी साहसी वॉयजेस पे जाना चाहते थे, जल यात्रा करना चाहते थे, उनको उसने इनकरेज किया, उनको जो इनके लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जितना हो सकता उतना उसने करवाने की कोशिश करी, यानी कि ही वाज द सपोर्टर ऑफ द नेविगेटर्स, इस वजह से बोलते हैं हेनरी दी नेविगेटर। और स्पेन में एक क्वीन भी होती है जिसका नाम था इसाबेला, उसने भी काफी कुछ सपोर्ट करा था, ठीक है, बट दैट इज नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। अब देखें इस समय कई खोजें हुई जिसकी वजह से देखेंगे कि ये जो सी नेविगेशन था दैट बिकम वेरी मच पॉसिबल। अब यहाँ हम देखेंगे जो है सक्सेसफुल लॉन्ग सी वॉयजेस के लिए हमारे पास इन्वेंशंस है, जैसे कि मैरिनर कंपास होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैरिनर कंपास होना चाहिए था। एस्ट्रोलैब हमारे पास हुए, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलैब, जिसको कि हम लोग चाइनीज एंड अरब से लिया था हमने, ठीक है। तो हमने देखा क्या, यहां पर हम देखेंगे क्या
कि मैरिनर्स कंपास है, आप देखेंगे एस्ट्रोलैब्स हैं, ये सब कई डेवलपमेंट किए गए, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये जो है हमारे लिए जो नेविगेशन, जो इंडिया की डिस्कवरी है वो पॉसिबल हो पाई, ठीक है ना। इसके अलावा कंसर्न अबाउट द पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस, सुल्तान ऑफ इजिप्ट एंड द रूलर ऑफ गुजरात यूनाइटेड इन 29 अगेंस्ट देम इन द इंडियन ओशंस, ठीक है ना। उसका देखेंगे जब पुर्तगाली यहाँ पर आने शुरू हो गए तो उन्होंने व्यापार ही केवल नहीं करना शुरू किया, बल्कि अपना यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने जो है सो क्या करेंगे, सामाजिक प्रसार भी करना शुरू किया, वैवाहिक संबंध वगैरह भी स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए, और जबरदस्ती यहाँ पर मैरिज रिलेशंस भी स्टैब्लिश करा। तो इन सभी को काउंटर करने की कोशिश की गई। पोर्तुगीज का जो प्रभाव बढ़ रहा था, सुल्तान ऑफ इजिप्ट एंड द रूलर ऑफ गुजरात यूनाइटेड इन 1509, ठीक है, देम इन द इंडियन ओशंस, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि एक तरफ तो गुजरात हो गया, ठीक है, और एक तरफ इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट क्या है, उसको उस व्यापार जो भी ट्रेड रूट चल रहा था, जो कि इजिप्ट से होता हुआ जा रहा था, लैंड रूट, उससे उसको अब क्या टैक्स मिलना बंद हो गया, रेवेन्यू का लॉस हो गया। तो अब कभी भी इजिप्ट जो है वो सपोर्ट में नहीं रहेगा कि भाई जोग्राफिकल डिस्कवरीज हो या जो सी रूट के थ्रू लोग आए। तो जो गुजरात है उसके पास सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट था पुर्तगालियों के आने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो लोकल व्यापारी थे उनको नुकसान हो रहा था, और दूसरे इजिप्ट को भी रेवेन्यू का लॉस हो गया। तो इजिप्ट और जो है गुजरात यूनाइट हो गए अगेंस्ट पोर्तुगीज, ठीक है। और कुछ उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जो है सो पोर्तुगीज के साथ उनकी इनिशियल कुछ सिकरमिसेस यानी कि झड़पें भी हुई, लड़ाइयां भी हुई। डिस्पाइट एन इनिशियल सेटबैक द पोर्तुगीज अचीव नावल डोमिनेंस। सो कुछ हम देखेंगे कि पहले तो उन लोगों को कुछ सेटबैक लगा पोर्तुगीज को, यानी कि गुजरात और इजिप्ट के सुल्तान को कोई सफलता मिली, लेकिन पुर्तगालों का जो नवल पावर था ना, वो उसने फाइनली पोर्तुगीज को यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया, एक्सपैंडिंग देयर ऑपरेशंस टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ एंड द रेड सी। अल्बुकर्क न्यू गवर्नर आता है, इंप्लीमेंटेड स्ट्रैटेजी ऑफ कंट्रोलिंग ओरिएंटल कॉमर्स थ्रू स्ट्रैटेजिक पोजीशन फोर्ट्स एंड फॉर्मिडेबल नेवी, ठीक है ना। अल्बुकर्क ने यहाँ आने के बाद भारत में क्या किया, पुर्तगालियों का साम्राज्य को और भी ज्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, यहाँ फोर्ट्स डेवलप करना शुरू कर दिया, और यहीं पर उसने देखा है जो है कि एक स्ट्रांग नेवी को भी स्टैब्लिश करा, जिसके सहारे वो इंडियन ओशन के ऊपर कंट्रोल को बना के रख सके। एम्फसाइजिंग द नीड फॉर बोथ द फोर्ट्स एंड नेवी, ठीक है ना। अब पुर्तगालियों के पास फोर्ट्स भी चाहिए थे उनके लैंडिंग के लिए, यहीं पर उनके वेयर हाउसेस भी होंगे, एंड दूसरा स्ट्रांग नेवी भी चाहिए था इनको ट्रेड के लिए भी, और यहां पर में अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए भी। तो यहां पर सस्टेनेबल डोमिनेंस, अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर इन 1510, और इसी कारण से, इन्हीं जरूरतों की वजह से, फोर्ट्स और नेवी के कारण से 1510 में अल्बुकर्क ने क्या, गोवा को बीजापुर से छीन लिया। और ये अब जानते हैं कि टिल 1960s ये कहां रहा, इंडिया में पुर्तगालियों के पास रहा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, इवन आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे पास पुर्तगाल आता है। और यहीं पर कहते हैं कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय भी थे, और भारत को छोड़कर जाने वाले आखिरी यूरोपीय भी थे। फर्स्ट एंड द लास्ट यूरोपियन टू कम एंड लीव इंडिया वर नो अदर दैन पोर्तुगीज, ठीक है। गोवा का स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिला, इतनी बातें हमने कर ली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और ग्रेजुअली उन्होंने कई पोर्ट्स एंड फोर्ट्स लिए, कोलंबो में, अचीन में, सुमात्रा में, यानी कि टुवर्ड्स ईस्ट ऑल्सो, साउथ ईस्ट एशिया में भी, श्रीलंका में भी, और सब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है, अदन तक गया। अब जो है कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हमारा डेवलप होता है इंडियन ओशन में। पुर्तगाल सक्सेस वाज मोर एपरेंट देन रियल, ठीक है ना, देन रियल, फेसिंग एक्सटर्नल चैलेंजेस फ्रॉम द टर्क्स, अरब्स एंड सम इंडियन पावर्स आल्सो। अब ये जो उसको सफलता शुरुआती दौर में मिली, ये वास्तव में कोई सफलता थी नहीं। कुछ समय के लिए उसका एक प्रोमिनेंट रूल यहां पर स्टैब्लिश रहा, लेकिन उसको चैलेंजेस लगातार मिल रहे थे टर्क से, ठीक है ना, जो कि टर्क्स जिन्होंने सीरिया को जीत लिया था, इजिप्ट को जीत लिया था, ठीक है, अरेबिया को जीत लिया था। इसके अलावा हम देखें पश्चिमी तट के ऊपर में जो गुजराती खास करके थे, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट में जो लोकल था अपोजिशन, वो भी पुर्तगालियों को झेलना पड़ रहा था। सो टर्क्स भी हो गए, एंड जो है सो हम देखें क्या कि जो इंडियन ओशन में जो लोकल्स थे उन्होंने भी जो है पुर्तगालियों के साथ कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दिया, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, इसी में एक इंपॉर्टेंट नाम है, ऑटोमन ग्रांड वजीर है, इसका नाम है लुत्फी पासा, एक्नॉलेज द नावल प्रोविस ऑफ द इन्फिडल्स इन पोर्तुगीज एंड एम्फसाइज द नीड टू ओवरकम देम, ठीक है। यानी कि ये बात थी कि जो नवल पावर है उसको रिकॉग्नाइज किया गया इजिप्ट के अंदर भी, ठीक है ना, ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी एम्पायर किया गया, और उसको काउंटर करने के लिए उन लोगों ने भी अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, और एक स्ट्रॉन्ग फ्लीट तैयार करी। सुलेमान रईस के अंदर वॉज डिस्पैच्ड इन 1529 टू एड बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक है, द रूलर ऑफ गुजरात आफ्टर पोर्तुगीज वेयर आउटस्टेड फ्रॉम द रेड सी, ठीक है ना। और जैसा आपने बताया था, गुजरात और इजिप्ट के बीच में क्या एक नेक्सस बनना शुरू हो गया, ऑटोमन एम्पायर यहां पे आ चुका है। तो यहां देखेंगे जो है सो बहादुर शाह को सपोर्ट करने के लिए पुर्तगालियों के अगेंस्ट में हम देखते हैं कौन, इजिप्ट की तरफ से कौन आता है, सुलेमान रईस आता है। और ये बहादुर शाह जो इनिशियली क्या है, पुर्तगालियों का सपोर्टर है, लेकिन बाद में जब इसको सपोर्ट मिलेगा इजिप्ट के साथ या ऑटोमन टर्क से, तो पुर्तगालियों के साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, और फाइनली बहादुर शाह को अल्बुकर्क जो है सो वही अरेबियन सी में बुलाएगा, एक शिप के ऊपर इन लोगों के बीच में बातचीत होती है, और इसको धक्का दे दिया जाता है
और ये बहादुर शाह गिर जाता है अरेबियन सी में, डूब करके मर जाता है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। ये बहादुर शाह वही है जो आगे मैं याद दिलवाऊंगा हुमायूं के वक्त भी, जिसमें राणा सांगा की वाइफ यानी कि जो विडो है राणा सांगा की विधवा जिनका नाम है कर्णावती, उसने इसी बहादुर शाह के अगेंस्ट में हुमायूं से लेटर लिख करके हेल्प भी मांगा था और हुमायूं आया भी था। तो ये कुल कहानी है जो हम आगे भी बात करेंगे, वही बहादुर शाह है, ठीक है ना। अब देखें अगले गुजरात टर्किश अलायंस फेस्ड अ सेटबैक, ठीक है गुजरात, ठीक है। आज हुमायूं अटैक्ड गुजरात लीडिंग बहादुर शाह टू सीड बेसिन आइलैंड टू पोर्तुगीज। लेकिन देखिए इसमें मुगलों का भी क्या आना शुरू हो गया था नॉर्थ इंडिया में। तो मैंने आपको बताया कर्णावती के रिक्वेस्ट के ऊपर हुमायूं आता भी है किसको, बहादुर शाह के अगेंस्ट में, जो कि गुजरात का किंग है, सुल्तान है, ठीक है। तो शुरुआती दौर में गुजरात और टर्किश को इस अलायंस को धक्का लगा जस्ट बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ हुमायूं, ठीक है। A defensive offensive alliance was formed against the Mughals, allowing the Portuguese to construct a fort at Diu and establish their presence in गुजरात। अब ये देखिए जो डायनामिक शिफ्ट हो रहा है कि कैसे फिर मुगल्स का राइज हो गया और इसने जो है सो अपने आपस में ही बहादुर शाह के संग कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट हुआ बहादुर शाह के साथ, यानी कि मुगल्स आ गए, यहाँ पर हुमायूं कौन है नॉर्थ में, और यहाँ वेस्टर्न कोस्ट पे कौन है, जो है सो कौन है, बहादुर शाह है। बहादुर शाह और मुगलों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से पुर्तगालियों को मौका मिला और पुर्तगालियों ने वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर में अपने पैर को स्ट्रांग कर लिया, ठीक है। इतनी बातें हो गई। सो इन 1536 टर्क्स बिसीज दीव, ठीक है ना, और फाइनली हम देखेंगे दीव आया, पुर्तगालियों के पास पहले था, फिर टर्किस ने ले लिया, बाद में फिर टर्किस के पास ही चला पुर्तगालियों के पास चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कुछ इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। फाइनली दीव जो है वो किसके पास चला गया, वो चला गया किसके पास, तो जो है पुर्तगालियों के पास। पोर्तुगीज इंपैक्ट ऑन द इंडियन ट्रेड सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, इसके ऊपर भी बात कर ले हम लोग। Portuguese faced challenges in overseeing the vast Indian Ocean and controlling trade from the start, ठीक है। तो Portuguese faced challenges, ठीक है ना, उसको चैलेंज मिला ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। ये तो मालूम है कि किसने किसने किया, ये तो हमने आपसे बताई। Their strategy focus on monopolizing certain goods such as paper, arms, ammunition and war horses while taxing others, ठीक है ना। शुरुआती दौर में हम देखेंगे क्या, जो काली मिर्च है, आर्म्स है, एमिनेशन है एंड वॉर एंड हॉर्सेस, इन सभी को लेकर के ये चाहते क्या थे कि उनका ट्रेड पे मोनोपोली बना रहे और यहाँ से टैक्सेस भी मिलता रहे, ठीक है ना। ट्रेड इन द डेजिग्नेटेड गुड्स बिकम अ रॉयल मोनोपोली, ठीक है ना, बारिंग ऑल नेशंस इंक्लूडिंग पोर्तुगीज प्राइवेट ट्रेडर्स। और ये एक्चुअली क्या था, इन सभी का इसलिए मोनोपोलाइज करना चाहते थे क्योंकि शुरुआती दौर में ये जो लोकल यहाँ के जो किंग्स थे उनके कंट्रोल में होता था और ये उनसे उनको लेना चाहते थे। सो शिप्स एंगेज्ड इन ट्रेडिंग डिफरेंट कम्युनिटीज हैड टू ऑब्टेन परमिट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज ऑफिशियल्स। बाद में इनको जो है इनको मिला, ट्रेड प्रिविलेजेस मिलना शुरू हो गया पोर्तुगीज को और ये ट्रेड परमिट्स भी देना शुरू कर दिए थे। An attempt was made to channel all ships bound for the east and Africa through Goa pay to the custom duties। अब देखिए क्या हुआ कि अब कोंकण कोस्ट पे गोवा के थ्रू ही ट्रेड हो रहा था, यानी कि along the coastal lines, वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न कोस्ट, एंड देन आप कहाँ जा रहे थे, साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे थे। तो अब जो भी पोर्ट चाहे बाहर से आ रहा है या लोकल का ट्रेड हो रहा है, तो उन सभी को पुर्तगालियों को टैक्स पे करना पड़ा था बिकॉज गोवा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज क्लेम द राइट टू सर्च, और अब क्या हुआ, इनकी दादागिरी भी शुरू हो गई। अब कोई भी शिप यहां से गुजर रहा था तो उनकी तलाशी लेना भी इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया क्योंकि गोवा वाज अंडर देयर कंट्रोल, जिससे ट्रेड प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, ठीक है। सो राइट टू सर्च सस्पेक्टेड शिप्स एंगेज इन कॉन्ट्राबाउंड ट्रेड threatening non-compliant vessels with capture, sinking and जो है enslavement of their occupants. However, these facts led to continuous frictions, जिसके पुर्तगालियों के साथ की लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, ठीक है। हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश ट्रेडर्स मतलब कि पुर्तगालियों का यहाँ पर लोकल के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होना शुरू हो गया। Despite concerns about Arab and Indian ships carrying weapons, these were primarily for protection against sea pirates along the Malabar and Arab coast. इंपैक्ट देखते हैं हम, देखें यानी कि बाद में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होना शुरू हो गया, यानी कि जब ये क्या करेंगे, टैक्स लेना शुरू करेंगे, यहाँ पे जहाज़ों की तलाशी लेना शुरू करेंगे, तो इन सभी के वजह से क्या हुआ कि पुर्तगालियों के विरुद्ध यहाँ के जो जनमानस है, ये लोग जनमानस नहीं बल्कि लोकल जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। इनफैक्ट जो अरेबियन ट्रेडर्स हैं उनका भी कॉन्फ्लिक्ट पुर्तगालियों के साथ होना शुरू हो गया, और शायद आप जानेंगे बहुत लंबे समय तक पुर्तगालियों का विरोध अरबों के द्वारा वेस्टर्न कोस्ट पे किया जाता रहा। अब देखते हैं इंपैक्ट ऑन एशियन ट्रेड नेटवर्क। पुर्तगालियों के एशियन ट्रेड नेटवर्क का मतलब हो गया कि जो ट्रेड रूट्स हमारे पास होता था, इन सभी के ऊपर कंट्रोल किसका है, पुर्तगालियों का था, तो दे वर हेवीली टैक्स्ड, ठीक है। सो पोर्तुगीज स्ट्रगल टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ एशियन ट्रेड विद गुजरात एंड अरब ट्रेडर्स डोमिनेटिंग द lucrative टेक्सटाइल ट्रेड। जो पहले गुजराती व्यापारियों के हाथों में था, अरबी व्यापारियों के हाथों में था यहाँ का ट्रेड जो भी था, चाहे टेक्सटाइल में हो, स्पाइसेस में हो, यानी कि मसाले में, गुड्स में,
अब इन सभी को जो है पुर्तगीज क्या करेंगे, अपने पास लाने की कोशिश करेंगे। शुरुआती दौर में केवल काली मिर्च को और जो मसाले हैं उनको जो है हेजमनाइज करने, उसके ऊपर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में चलकर उन्होंने क्या किया, इन सभी को उन्होंने बाईपास करने की कोशिश करी। एंड बाय द लेट 16th सेंचुरी अल्टरनेटिव रूट्स बाईपास पोर्तुगीज कंट्रोल। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो जहां पे पुर्तगालियों का कंट्रोल था, लोगों ने क्या किया, दूसरा वैकल्पिक समुद्र रास्ता ढूंढ लिया और पुर्तगाल के इन्फ्लुएंस से कम बाहर आने शुरू हो गए। डिस्पाइट एफर्ट्स, गोवा कुड नॉट बिकम द प्राइमरी एशियन ट्रेड सेंटर आज कैम्बे एंड लेटर सूरत इन गुजरात रिटेन इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, और ये पुर्तगालियों के प्रेजेंस के कारण गुजरात जो है इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर एशिया का नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर लूट होती थी, हेवी टैक्सेस लगता था, तलाशी चली जाती थी, जो गोवा के लिए संभव था कि यहाँ पर में क्या होता था, एक प्राइमरी एशियन ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हो सकता था। जस्ट बिकॉज ऑफ द पोर्तुगीज, गोवा कुड नॉट इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट एशियन ट्रेड सेंटर। मालाबार ट्रेड सफर्ड, जिसके से मालाबार सफर किया। बंगाल्स सी ट्रेड फेस्ड पोर्तुगीज इंटरफेरेंस फ्रॉम द चिटगांग आल्सो। ठीक है, अब ये सब कुछ बातें बताई गई हैं। गोल्ड जो ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ जर्म प्लाज्म ऐसे थे, प्लांट ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स द अमेरिका। अब ये देखिए, ये सारी बातें समझिए। पोर्तुगीज फैसिलिटेड इंडियाज ट्रेड विद जापान के साथ किया, गेनिंग कॉपर एंड सिल्वर, बट जापान लेटर बैंड दिस ट्रेड। अभी क्या होता है, पोर्तुगीज ने इंडियाज का ट्रेड किया जापान के साथ, जिसमें कॉपर एंड सिल्वर मिलता था, लेकिन बाद में जापान इसको बंद करवा दिया। नवल पावर डिसरप्टेड ट्रेड इन डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है ना, और जो पुर्तगालियों के पास जो नौसैनिक शक्ति थी, उसने भारतीय व्यापार को भी काफी हद तक क्या कर दिया, उसको जो है सो डिटोरिएट कर दिया। इसके अलावा Portuguese could not bridge European science and technology to India. ठीक है ना, could not bridge, hindered by limited exposure to Renaissance and later opposition by the Jesus। ठीक है ना, तो हम देखेंगे क्या कि यूरोपियन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं आ पाया, could not bridge, जो गैप था वो नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका लाइक पोटैटोज, टोबैको, यानी कि कुछ देखेंगे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आई मीन अनाज हैं, फसल हैं, या जैसे कि आपके पास तंबाकू है, ये आपके पास मक्का है, आलू है, पीनट्स है, ये सब पोर्तुगीज जो है इंडिया में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, एंड गेन प्रोमिनेंस आफ्टर द मुगल रोज टू द पावर। और जब ये सारे के सारे जो गुड्स हैं मुगलों के काल में जाकर इनका महत्व और भी बढ़ता चला जाएगा। डक्कन अलायंस अगेंस्ट द पोर्तुगीज डोमिनेंस, हम देखेंगे क्या कि डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565। ठीक है ना, तो डकनी स्टेट्स क्या करेंगे, यूनाइट होंगे अगेंस्ट पोर्तुगीज। ठीक है ना, अलोंग द दक्कन कोस्ट, क्योंकि आप जाएंगे कि विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय के वक्त में पुर्तगालियों के संबंध बेहतर थे, और इनफैक्ट बीजापुर से गोवा छीनने में कृष्णदेव राय ने क्या किया था, पुर्तगालियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करा था। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बड़ा सपोर्ट भी करा था। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के समय विजयनगर के संबंध पुर्तगालियों के साथ अच्छे थे। जैसे विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो डकनी स्टेट्स यूनाइट करेंगे अगेंस्ट पोर्तुगीज। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। सो अलायंस फॉर्म बिटवीन आदिल शाह ऑफ बीजापुर, सुल्तान ऑफ अहमदनगर एंड जमोरिन ऑफ कालीकट, जो कि पुर्तगालियों के अगेंस्ट के डोमिनेंस के अगेंस्ट में था। अली शाह पर्सनली लेड एन असल्ट ऑन गोवा एंड द निजाम शाह बेसीज चाल एज पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। ठीक है ना, आउटकम फाइनली क्या होता है, सॉलिडिफाइड पोर्तुगीज कंट्रोल ओवर द इंडियन सीज एंड द डक्कन कोस्ट। फाइनली हम देखेंगे क्या कि इन सभी में ये जो डकनी स्टेट्स है वो उनके डिफीट होता है, उनका डिफीट हो गया, और डिफीट होने के बाद हम देखते क्या है कि पुर्तगाल का जो पावर है वेस्टर्न कोस्ट वो और ज्यादा कॉन्सोलिडेट होता चला गया। ठीक है, सो ये इस चैप्टर की जो बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, विजयनगर एम्पायर के बारे में, बहमनी के बारे में, नॉर्थ और साउथ जो पूरा 200 साल का समय रहा है 14th से लेकर के 15 से लेकर 16-17 सेंचुरी के बीच में, उसमें हमने भारत को समझने की कोशिश करी कि उत्तर की स्थिति क्या थी, दक्षिण की स्थिति क्या थी, और जो डायनेमिक शिफ्ट हो रहा था उसमें हमने पुर्तगालियों का आगमन देखा और हमने देखा मुगल्स का आगमन। अगले चैप्टर में फिर हम कुछ नई बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग्स, स्टे ट्यून्ड। इसको रोक दीजिए।